अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 ऑटो तजवीज़ यानी दौलत की तरफ तीसरा कदम, लाशऊरी ज़हन को मुतासिर करने का ज़रिया, यानी जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो किस तरीके से काम करता है, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। ऑटो तजवीज़ एक ऐसी चीज़ है जो तमाम तजवीज़ का मतलब कोई नसीहत, यानी हम अपने दिमाग को कोई ना कोई नसीहत करते हैं, अपने दिमाग को कुछ ना कुछ बताते हैं और जो कुछ बताते हैं वही वो बन जाता है। तो हम किताब सुन रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, बात कर रहे थे, थिंक एंड ग्रो रिच, यानी जिसका उर्दू में मतलब बनता है सोचिए और अमीर हो जाइए। तो वो कहते हैं कि ऑटो तजवीज़ तमाम तजवीज़ और तमाम खुद साख्ता सोचों को, यानी जो हमारी 5 हवास हैं, पहले कौन सा, छूना, महसूस करना, टेस्ट करना, स्मेल करना, ये 5 हवास के ज़रिए किसी के ज़हन तक पहुंचती है। एक दूसरे तरीके से कहा गया है कि ऑटो तजवीज़ खुद कार तौर पर काम करती है। ये दिमाग के इस हिस्से के दरमियान मवासलात का अदारा है जहाँ शऊरी सोच पैदा होती है जो लाशऊरी ज़हन के लिए अमल की नशिस्त के तौर पर काम करती है। गालिब ख़यालात, यानी जो अच्छे ख़यालात होते हैं, जो हमारे ज़हन के ऊपर ज़्यादा ख़यालात आ जाते हैं, यानी इंसान का जो ज़हन है उसमें मनफ़ी ख़यालात भी आते हैं और मुस्बत ख़यालात भी आते हैं, नेगेटिविटी भी आती है, पॉजिटिविटी भी आती है, अच्छी सोच भी होती है, बुरी सोच भी होती है। तो जो सोच ज़्यादा होगी वैसे ही हम बनते जाएंगे। अगर बुरे ख़यालात होंगे तो हमारे ज़हन में हमेशा हम वैसे ही मूड में रहेंगे। तो यही वो कहते हैं, गालिब ख़यालात के ज़रिए, यानी जो ज़्यादा ख़यालात होंगे वो इंसान को या तो बाशऊर बना देते हैं या बिल्कुल कम अकल बना देते हैं। तो यही वो कह रहा है कि चाहे ख्यालात मनफी हों या मुस्बत हों, खुद कार का जो मशवरे का असूल है वो लाशऊरी ज़हन तक इन ख्यालात को पहुंचाता है। कोई भी सोच, चाहे वो मनफी हो या मुस्बत हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ऑटो के असूल की मदद के बगैर लाशऊरी ज़हन में दाखिल नहीं हो सकती। मशवरा कहते हैं मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया जाए तो वो तमाम हिस्सी तासुरात, यानी जो 5 हमारे ख्वास हैं, पहला छूना, महसूस करना, सूंघना, टेस्ट करना, यही शऊरी सोचने वाले ज़हन की तरफ रोक दिए जाते हैं और या तो लाशऊरी ज़हन में मुंतकिल किए जा सकते हैं या अपनी मर्जी से रद्द किए जा सकते हैं। लिहाजा चलें, दरमियान में अलार्म बजना शुरू हो गया था जिसकी वजह से चलें स्टार्ट करते हैं। आगे वो कहते हैं कुदरत ने इंसान को इस कदर तामीर किया है, यानी कुदरत ने बहुत सारी ताकत इंसान के ज़हन में बख्शी हुई है जो उसके सबकॉन्शियस ज़हन तक पहुंचने वाले ख्यालात को वो कैसे कंट्रोल करता है। वो कहते हैं ये जो 5 हमारे हवास हैं इनके ज़रिए से, यानी जो चीज़ हम छू भी लेते हैं, महसूस भी कर लेते हैं, देख भी लेते हैं और उसे टच करके महसूस भी कर लेते हैं, स्मेल यानी सूंघ भी लेते हैं, तो उसे याद रखना हमारे लिए ज़्यादा अरसे तक रहता है। बच्चों को अगर कोई सवाल जवाब याद करवा दिया जाए तो वो भूल जाता है, लेकिन अगर तस्वीर दिखा दी जाए तो वो काफ़ी अरसे तक उनके जहन में रहती है। तो यही ऑथर यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, मुसन्निफ यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि जब हम 5 चीज़ों को इस पर अमल करके अपने जहन को इन चीज़ों के बारे में बताएंगे तभी ये हमारे माइंड में काफ़ी ज़्यादा देर तक रहेंगे। फिर आगे वो कहते हैं कि इस 5 हवास के ज़रिए, हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान हमेशा इस कंट्रोल पर अमल करता है, हमेशा इस अमल पर कोई भी कंट्रोल नहीं करता। ज़्यादातर मिसालों में वो इसका इस्तेमाल नहीं करते इंसान, जिसकी वजाहत करते हैं कि वो इतने सारे लोग गुर्बत में ज़िंदगी फिर क्यों गुजारते हैं। अगर सभी लोगों को ये फार्मूला पता लग जाए और वो इस पर अमल करें तो ज़्यादातर लोग फिर अपनी ज़िंदगी को नाकामियों में क्यों गुजारते हैं। फिर आगे वो कहते हैं याद कीजिए कि लाशऊरी ज़हन के बारे में क्या कहा गया है, जो एक ज़रखेज़ बाग की जगह से मिलता जुलता है जिसमें जड़ी बूटियां वाफिर मिकदार में उगेंगी अगर इसमें ज़्यादा मतलूबा फसल के बीज ना बोए जाएं। यानी वो कहता है अच्छी सोचें खुद लगानी पड़ती हैं, बुरी सोचें तो ऑटोमेटिकली इंसान के जहन में आ जाती हैं। कहते हैं ना कि खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने गंदम लगाना है, फल लगाने हैं, बीज लगाने हैं तो आपको उनकी केयर करनी पड़ेगी, हर चीज़ की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन जो ख़राब, जो वाफिर मिकदार में जड़ी बूटियां होंगी वो तो खुद ब खुद उगाएंगी। तो अच्छे ख्यालात को खुद उगाना पड़ता है, उन पर मेहनत लगानी पड़ती है, और बुरी सोचें, बुरे ख्यालात, बुरे आइडिया वो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली पलते ही रहते हैं। तो आगे वो इसी तरह कहते हैं ऑटो तजवीज़ कंट्रोल की वो एजेंसी है जिसके ज़रिए एक शख्स अपने लाशऊरी ज़हन को तख्लीकी नवीयत के ख्यालात पर ज़्यादा परवान चढ़ाता है या फिर गफलत के ज़रिए तबाह कुन नवीयत के ख्यालात को ज़हन के इस अमीर बाग में अपना रास्ता तलाश करने की इजाज़त देता है। यानी इस सारे टॉपिक में वो यही कहना चाह रहा है कि जिस तरह के ख्यालात को हम अपने जहन में उगाएंगे वो उसी तरह के ख्यालात ही बनेंगे। अगर हम अच्छे ख्यालात अपनाएंगे तो हम बहुत ही कमाल का फलों वाला खूबसूरत बाग भी बना सकते हैं, और अगर मनफी होगा तो उसी बाग को जड़ी बूटियों से भी भर सकते हैं।
आगे वो कहते हैं ख्वाहिश के बाब में, यानी इस चैप्टर में बयान करदा 6 मरहले होंगे, यानी उनमें से आखिरी मरहले में आपको हदायत की गई थी कि आप पैसे की ख्वाहिश का तहरीरी बयान रोज़ाना 2 बार बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अगर आपने पीछे पार्ट 1 और पार्ट 2 मुकम्मल तौर पर सुना है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने 6 पॉइंट्स अपने माइंड में भी लिखने हैं और उसके बाद अपनी डायरी पर भी उन 6 के 6 पॉइंट को लिखना है, महफूज करना है, और रोज़ाना जब सुबह आप उठते हैं तो उनको पढ़ना भी है, क्योंकि जब रोज़ाना एक लिखी हुई चीज़ को हम पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, वो बार बार हमारे जहन में रहेगी, और जब बार बार हमारे जहन में रहेगी तो हम भी वैसे ही बनना शुरू कर देंगे। तो अगर आपने पीछे वाली कोई वीडियो स्किप कर दिया तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप पीछे जाएं, पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें, जब आपको मुकम्मल उसकी समझ आ जाए तभी आप यहाँ पर आएँ। क्योंकि देखें, जब हम तीसरी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी पाँव फिसलता है, तो हम नीचे भी गिर जाते हैं और सारे दांत भी बाहर आ सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो आगे वो कहते हैं कि जब आप अपने उस तहरीरी बयान को रोज़ाना 2 बार बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे और अपने आप को पहले से ही पैसे के कब्जे में देखें और महसूस करें, इन हदायत पर अमल करते हुए आप अपनी ख्वाहिश के मकसद को बराह रास्त अपने सब कॉन्शियस जहन तक ले जा सकते हैं, मुकम्मल ईमान के साथ। इस तरीक़ेकार की तकरार के ज़रिए आप अचानक से सोचने की आदत पैदा हो जाएगी, जो ख्वाहिश को इसके माली मसावी में मुंतकिल करने की आपके लिए कोशिश बन जाएगी। दूसरे बाब में बयान किए गए इन 6 मराहिल पर वापस जाएं और आगे बढ़ने से पहले इन्हें बहुत एहतियात से पढ़ें। तो आगे मुसन्निफ बार बार आपको वही 6 पॉइंट्स याद करने का या पढ़ने का बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई फ़ायदा होगा, तभी तो वो बोल रहा है। अब वो यही कहते हैं, दूसरे बाब में आपको बताया गया है कि वो जो 6 मराहिल हैं उन पर वापस जाएं। चले, मैं आपके लिए ये भी करूँगा कि इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन में ना ये मुकम्मल जो 6 पॉइंट्स थे इनकी मुकम्मल एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना दूंगा, तो आप जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहते हैं कि इन्हें आप बहुत एहतियात से डेली के डेली पढ़ें। फिर जब आप उस पर आते हैं, यानी अपने मास्टर माइंड ग्रुप, यानी जब आप अपने जहन के मालिक आप खुद हैं, उसके मास्टर माइंड आप खुद हैं, जब तक कि आप किसी और को उसमें आने के लिए जगह नहीं देते। तो वो यही कहता है कि जब आप उसे बहुत एहतियात से पढ़ते हैं, जो मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के बाब के जो बयान की गई थी उन 6 पॉइंट्स में हदायत के इन 2 सेटों का मुवाजना ऑटो तजवीज़ बयान करदा हदायत के साथ करने से आप यकीनन देखेंगे कि हदायत में ऑटो तजवीज़ के असूल का इतलाक़ शामिल है। लिहाजा अपने ख्वाहिश के बयान को ऊंची आवाज़ में पढ़ते वक्त, जिसके ज़रिए आप पैसे का शऊर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखें कि आप महज अल्फाज को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप अपने जज्बात या एहसास को अपने अल्फाज के साथ ना मिला दें। अगर आप मशवरा अमल, यानी इस जो फार्मूले को 1,00,000 बार भी दोहराएं, दिन ब दिन रट्टा लगा के पढ़ें भी, हर तरह से बेहतर भी हों, लेकिन जब तक आप अपने माइंड को फुल उसके ऊपर लगाकर नहीं पढ़ेंगे, महसूस नहीं करेंगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बिल्कुल वो यही कहते हैं कि इसको आप 1,00,000 बार भी दोहराएं, दिन ब दिन हर तरह से, कि मैं बेहतर से बेहतर होता जा रहा हूँ। आपके अल्फाज के साथ जज्बात और ईमान को मिलाए बगैर आपको कोई मतलूबा तजर्बा नहीं, फ़ायदा नहीं होगा। आपका लाशऊरी ज़हन सिर्फ इन ख़यालात को पहचानता है और उन पर अमल करता है जो जज्बात या एहसास के साथ अच्छी तरह से मिले जुले हुए होते हैं। ये एक ऐसी अहमियत की हकीकत है कि अमली तौर पर हर बाब, यानी हर चैप्टर में तकरार की ज़रूरत है, यानी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी तफ़हीम का फुक़दान बुनियादी वजह है कि ऑटो तजवीज़ के असूल को लागू करने की कोशिश करने वाले लोगों की अक्सरियत को मतलूबा नताइज नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं। तो पढ़ने के साथ समझना भी है, समझने के बाद उसे लिखना भी है, और लिखने के बाद उसे अमल ही करना है। सिर्फ आपने पढ़ लिया उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने लाखों सवाल पढ़े हुए हैं मैट्रिक तक आने, यानी 10वीं क्लास तक आते आते हमने लाखों करोड़ों सवाल पढ़े, लेकिन उनको समझा नहीं तो अब वो भूल चुके हैं। चलें, जिनको समझ भी लिया उनको लिखा नहीं तो वो भी भूल चुके हैं। चलें, जिनको लिख भी लिया उन पर अमल नहीं किया तो वो कुछ भी याद नहीं। तो चारों पॉइंट ज़रूरी हैं, सुनना भी है नंबर 1, दूसरा पॉइंट समझना भी है, नंबर 3 लिखना भी है, और नंबर 4 अमल भी करना है। तो बिल्कुल इसी तरह आगे वो कहते हैं, अगर आप पहली बार ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो अपने जज्बात पर काबू और हदायत नहीं कर सकते, तो हौसला शिकनी ना करें, मतलब हिम्मत ना हारें। याद रखें, ऐसा कोई इम्कान नहीं है जैसे कुछ भी नहीं है। यानी जब एक बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है, तो पैदा होते साथ ही तो दौड़ना शुरू नहीं कर देता ना, नहीं, वो पहले बैठता है, टेक लगाकर बैठता है, उसकी वालिदा उसे कितनी बार चलाने की कोशिश करती है, वालिद कितनी मेहनत करता है, लेकिन वो बार बार गिरता है, चोट लगवाता है, घुटने छिलवाता है, कोहनियों पे
काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है तो क्या वो गिरना उठना बंद कर देता है? नहीं, वो एक नए अज़म के साथ खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं है कि नाकामी क्या होती है, उसे उठना होता है। तो बिल्कुल हमारे साथ भी यही होना चाहिए कि हमें उठना है, हमें कामयाबी हासिल करनी है, हमें पैसा कमाना है, अपने आप को सक्सेसफुल देखना है आने वाली ज़िंदगी में। तो चाहे जितनी मर्ज़ी मुसीबतें आएँ, परेशानियाँ आएँ, दुःख आएँ, तकलीफ़ें आएँ, आज़माइशें आएँ, हमें हिम्मत नहीं हारनी। तो यहाँ पर भी वो यही कहता है, अगर आपको एक बार सुनने में आपको समझ नहीं आती तो आप दूसरी बार सुने, तीसरी बार सुने, 10 बार सुने, हो सकता है कोई एक जुमला आपकी ज़िंदगी को बदल दे। आगे वो यही कहते हैं कि ऐसा कोई इम्कान नहीं है जैसे कुछ भी नहीं। आपके लाशऊरी ज़हन तक पहुँचने और इस पर असरअंदाज होने की सलाहियत की अपनी कीमत है और आपको ये कीमत अदा करनी होगी। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ही आप खुद को धोखा नहीं दे सकते। आपको लाशऊरी ज़हन पर असरअंदाज होने की सलाहियत की कीमत के असूलों को लागू करने में इस्तिकामत है। यानी हम पाकिस्तानी कौम में या एशिया में जितने भी लोग रहते हैं, अगर इन्हें कोई फ्री में कोई चीज़ मिल जाए तो वो बिल्कुल भी हज़म नहीं होती। ये बात हमारे ज़हन को कंप्लीटली पता है कि फ्री में मिली हुई चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। तो ये जो आप किताब सुन रहे हैं इसकी भी एक कीमत है और वो कीमत क्या है? आपके टाइम की कीमत है, आपके वक़्त की कीमत है और आपके इस्तिकामत की कीमत है कि आप उसे बार-बार सुनते हैं। ओके? तो यहाँ पर आपकी कीमत क्या है? जब आपके ज़हन को पता होगा कि मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं कीमत पे कर रहा हूँ, तब वो इसे गौर से सुनेगा, गौर से समझेगा और उस पर अमल भी करेगा। उसके बाद वो आगे कहते हैं, यहाँ बयान किया गया है आप कम कीमत के लिए मतलूबा सलाहियत तैयार नहीं कर सकते। यानी इसको अगर आसान लफ्ज़ों में समझा जाए, आप कम कीमत देंगे तो आपको कम अच्छी चीज़ मिलेगी और अगर आप ज़्यादा कीमत देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलेगी। ओके? तो यही चीज़ आगे वो कहते हैं, आपको अकेले ये फैसला करना होगा कि जिस इनाम के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, यानी पैसे के शऊर, इस कीमत के काबिल भी है या नहीं जो आप कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ हिकमत और चालाकी ही पैसे को रागिब नहीं करेगी। इस बात को समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। आगे वो कहते हैं, सिर्फ हिकमत और चालाकी ही पैसे को रागिब नहीं करेगी और ना ही बरकरार रखेगी, सिवाय चंद बहुत ही नायाब मिसालों के जहां औसत का कानून इन ज़राए के ज़रिए पैसे की कशिश की हमायत करता है। यहाँ बयान करदा रकम को रागिब करने का तरीका, वो जो तरीका है वो औसत के कानून पर मुनहसर नहीं है। इसके अलावा ये तरीका कोई पसंदीदा नहीं है। ये एक शख्स के लिए इतने ही मौसर तरीके से काम करेगा जितना दूसरे के लिए होगा। जहां नाकामी का तजर्बा होता है और वो फ़र्द है तरीक़ाकार नहीं जो नाकाम हुआ है। अगर आप कोशिश करते हैं और नाकाम हो जाते हैं तो एक और कोशिश करें, फिर भी जब तक आप कामयाब ना हो जाएं। अब देखें, इसको अगर आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊं तो इसमें यही कह रहा है कि अब एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का है, अगर वो स्कूल में फेल हो जाता है तो वो क्या कहेगा कि उस्ताद अच्छे नहीं थे, मेरी तैयारी नहीं थी, मुझे सही पढ़ाया नहीं गया। लेकिन अगर उसी स्कूल से एक बच्चा फर्स्ट आ जाता है तो वो क्या कहेगा, उस्ताद भी बहुत अच्छे थे, पढ़ाया भी बहुत अच्छा जाता था। तो वो यही कहना चाह रहा है कि बिल्कुल इसी तरह जो जिंदगी में कामयाब हो जाता है वो कामयाबी की मिसालें देगा और जो नाकाम हो जाता है वो नाकामी की मिसालें देगा। तो अगर आपके जहन में क्या है, जिस तरीके से आप बोलते हैं, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जहनी तौर पर सबसे बुरे आप ही हैं। इस बात को आप एक बार फिर से सुने, जब आप बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इस बात की 100% गारंटी है, सामने वाला पर्सन समझ जाता है कि आपके ख्यालात बुरे हैं, आप बुरी सोच के मालिक हैं। और जब आप अच्छे अल्फाज बोलते हैं, आपके मुंह से अच्छे अल्फाज निकल रहे होते हैं, दूसरों के लिए भी कोई आपको उल्टा सीधा भी बोल रहा है लेकिन आप फिर भी उसके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सामने वाला फौरी तौर पर समझ जाएगा कि भाई साहब ये अच्छा आदमी है, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता है। तो अब ये आपके हाथों में है कि आपने सामने वाले की नज़रों में कैसा बनना है, बुरा बनना है, घटिया बनना है या अच्छा बनना है और अच्छे अल्फाज में याद किया जाना बनना है। ओके, तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं, जो जिस तरह की सोच रखता होगा उसके अल्फाज वैसे ही निकलेंगे। अब वो आगे कहते हैं, ऑटो तजवीज़ के असूल को इस्तेमाल करने की आपकी सलाहियत बहुत हद तक किसी मखसूस ख्वाहिश पर तवज्जो मरकूज़ करने की आपकी सलाहियत पर मुनहसर होगी, जब तक वो ख्वाहिश एक जलता हुआ जुनून ना बन जाए। यानी इस लाइन का ये मतलब है कि आप उस चीज़ को जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितना ज़्यादा देखेंगे, जितना ज़्यादा समझेंगे, उतना ही आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वो 6 असूल लिख कर किसी ऐसी जगह पर लगा लें जहाँ पर आप बार बार जाएँ, यानी अपने आईने के सामने लगा लें, अपने दरवाजे के पास लगा लें या किसी ऐसी जगह जहाँ पर आपकी बार बार नज़र पड़े। और अगर आप फ्रिज को बार बार खोलते हैं तो आप फ्रिज के सामने भी लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही कमाल का आइडिया था। ओके, तो आगे वो कहते हैं, जब आप दूसरे बाब यानी दूसरे चैप्टर में बयान करदा 6 मरहलों के सिलसिले में हदायत पर अमल करना शुरू करते हैं तो आपके लिए इन असूलों का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। अब वो 6 असूल कौन से हैं, चले मैं इसकी भी एक वीडियो बना दूंगा। ओके, अब आगे वो कहते हैं, आइए हम यहाँ पर इसका मौसर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी असरदार
तरीका इस्तेमाल करने की तजवीज़ पेश करते हैं। जब आप 6 मराहिल में से पहला मरहला अंजाम देना शुरू करते हैं, जो आपको हदायत करता है कि आप अपने ज़हन में मतलूबा रकम की सही मिकदार तय कर लें। यानी ये नहीं कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे इतना चाहिए, इतना चाहिए। आपको एक मखसूस मिकदार पता हो कि आपको कितना चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, 10 अरब चाहिए, कितना चाहिए। आपके पास रिटन फॉर्म में वो चीज़ लिखी होनी चाहिए आपको कितना चाहिए। तो वो यही कहते हैं, तो तवज्जो के ज़रिए इस रकम पर अपने ख़यालात को अपनी आंखें बंद करके रखें जब तक आप असल में पैसे की जिस्मानी ज़ाहरी शक्ल ना देख लें, मतलब अपने विजन में उस चीज़ को ना देख लें। दिन में कम से कम एक बार ऐसा करें। जब आप इन मशकों से गुजरते हैं तो ईमान के बाब यानी दूसरे चैप्टर में दी गई हदायत पर अमल करें और अपने आप को असल में पैसे के कब्जे में देखें कि आपके पास वाकई ही पैसा मौजूद है। यहाँ एक सबसे अहम हकीकत यह है कि लाशऊरी ज़हन किसी भी हुक्म को मुकम्मल ईमान की रूह के साथ लेता है और इन अहकामात पर अमल करता है। हालांकि लाशऊरी ज़हन के ज़रिए इनकी तशरीह करने से पहले अक्सर बार हम अपने जहन में बार बार सोचते हैं क्या वाकई ऐसा हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, जब आप बार बार अपने आप को यकीन दिला देते हैं, बिलीव कर लेते हैं, तभी आप कामयाबी की तरफ जाते हैं। आगे वो कहते हैं, पिछली बयान की पैरवी करते हुए अपने लाशऊरी ज़हन यानी सबकॉन्शियस माइंड को एक मुकम्मल तौर पर जायज़ चाल खेलने के इम्कान पर गौर करें, यानी कोई ना कोई चालाकी, क्योंकि आप इस पर यकीन रखते हैं कि आपके पास वो रकम होनी चाहिए जो आप तस्वुर कर रहे हैं कि ये रकम पहले ही आपके दावे का इंतज़ार कर रही है कि लाशऊरी ज़हन को आपके पैसे के हसूल के लिए अमली मनसूबे आपके हवाले करना होंगे। पिछले पैराग्राफ में तजवीज़ करदा ख्याल को अपने तखय्युल के हवाले करें और देखें कि आपका तखय्युल तख्लीक करने के लिए क्या कर सकता है या क्या करेगा। मतलब अभी जो हमने सीखा है, जो समझा है, उसे एक बार आंखें बंद करके वीडियो को यहाँ पर यानी ऑडियो को यहाँ पर 2-3 मिनट के लिए पॉज करें और सोचें और समझें कि पीछे जो मैंने बातें बताई हैं उनमें से कौन सी बात आपके दिमाग में घूम रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुकम्मल ऑडियो सुनते जा रहे हैं यानी आगे दौड़ और पीछे छोड़, यानी पीछे वाला सारा भूलता जा रहा है और आगे की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, जब आप 1 घंटे की वीडियो या ऑडियो सुनते हैं तो उसे वहां पर स्टॉप करके अपने माइंड में उन सारी चीज़ों को रिवाइज किया करें और सोचा करें कि आपको उसमें से क्या सीखने को मिला है, कौन सी ऐसी लाइन है जो आपको याद है, और जो लाइन आपको याद हो, जो आपके ज़हन में घूम रही हो, उसको आप अपनी डायरी पर, नोटबुक पर नोट कर लें। तो आज मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप अपने पास डायरी रखें। हम जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं उनके पास एक डायरी होती है। मोबाइल का होना बहुत अच्छी बात है, लोग कहते हैं मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डायरी का होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने आज जाएं, अगर आपके पास डायरी है तो वेल एंड गुड, आपको मुबारक हो, आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। अगर नहीं है तो एक डायरी लें, अपना उस पर नाम लिखें और उसे अपने पास महफूज रखें। अपने आइडियाज़, जब भी आपको कोई आइडिया आए, अच्छी बात है, उसमें जाकर वो लिख लें, नोट कर लें। अब आगे वो कहते हैं, किसी मखसूस मंसूबे का इंतज़ार ना करें जिसके ज़रिए आप जिस रकम का तस्वुर कर रहे हैं इसके बदले में खिदमात या सामान का तबादला करने का इरादा रखते हैं, बल्कि फौरी तौर पर अपने आप को इस रकम के कब्जे में देखना शुरू करें जिसके दौरान आपका लाशऊरी ज़हन आपकी ज़रूरत का मंसूबा या मंसूबे बनाता है। इन मंसूबों के लिए अलर्ट रहें और जब वो ज़ाहिर हों तो इन्हें फौरी तौर पर अमली जामा पहनाएं। मतलब जब भी कोई जहन, कोई भी ख्याल, आपके प्लान आपके जहन में आए, आप फौरी तौर पर उस पर अमल करें, ना कि ये कहें कि मैं कल अमल करूंगा, परसों करूंगा, 3 दिन बाद करूंगा, हफ्ते बाद करूंगा। ये नाकाम लोगों की निशानियां होती हैं। कामयाब लोगों की निशानी क्या है? आपके माइंड में कोई आइडिया आया है, कोई प्लान आया है, आपने फौरी तौर पर उस पर अमल किया है। अब आगे वो कहते हैं, तरगीब की शक्ल में छठी हिस्स के जरिए आपके ज़हन में फ्लैश होंगे। यही जो मैंने आपको पीछे बात कही कि आप 1 घंटे की या 1.5 घंटे की ऑडियो बुक सुने, उसके बाद अपने उसको वीडियो को पॉज कर दें, स्टॉप कर लें और अपनी डायरी लेकर बैठें और उन पर वो ख्याल लिखें जो आपके ज़हन में घूम रहे होंगे। इसी को कहते हैं फ्लैश पॉइंट्स। अब आगे वो कहते हैं, इस तरगीब को बराह रास्त टेलीग्राम या लामहदूद जहानत का पैगाम समझा जा सकता है। इसके साथ एहतराम के साथ बर्ताव करें और जैसे इसे वसूल करें इस पर अमल करें। मतलब उस पॉइंट को जो आपके ज़हन में घूम रहा है उसे बड़े एहतियात से लिखें और उस पर अमल करना शुरू करें। आगे वो कहते हैं, ऐसा करने में नाकामी आपकी कामयाबी के लिए यानी जो नाकामी है वो आप उसे एकदम से साइड पे उठाकर फेंक देंगे। फिर कहते हैं, 6 मराहिल में से चौथे मरहले में आपको हदायत की गई थी कि अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक यकीनी मनसूबा बनाएं और फौरी तौर पर इस मनसूबे को अमली जामा पहनाना शुरू करें। आपको पिछले पैराग्राफ में बयान करदा तरीके से इस हदायत पर अमल करना चाहिए। ख्वाहिश की मुंतकिली के जरिए रकम जमा करने के लिए अपना मनसूबा बनाते वक्त अपनी वजह पर भरोसा करें। आपकी वजह गलत है या सही है। इसके अलावा आपकी इस्तदलाल यानी मुकम्मल तौर पर आप फैकल्टी सुस्त भी हो सकती है, लेकिन आपने सुस्ती नहीं करनी। अगर आपको आपकी खिदमत के लिए मुकम्मल तौर पर इस पर मुनहसिर हैं तो ये आपको मायूस कर सकता है।
यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पीछे, आपके कामयाब होने के पीछे कोई ना कोई ठोस रीज़न होनी चाहिए, वजह होनी चाहिए, और वो कोई वजह एक नहीं होनी चाहिए, 10 रीज़न्स होनी चाहिए कि मैंने क्यों कामयाब होना है, और अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे, क्या फ़ायदा, मुझ पर उसका क्या असर पड़ेगा। ओके, तो हमेशा जब भी कोई काम आप शुरू करने लगते हैं, आपको ये याद होना चाहिए कि इसके पीछे करने की वजह क्या है, और जब भी आपका हौसला टूटना शुरू हो, आप उस वजह को याद करें और दोबारा से काम पर लग जाएं। अब आगे वो कहते हैं हदायत का खुलासा, यानी जो अभी हमने पढ़ा है इसको आगे कैसे सीख सकते हैं, समझ कैसे सकते हैं। कहते हैं हकीकत ये है कि आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, या इस बात का इशारा है कि आप खुलूस से दिल से इल्म की तलाश में हैं। ये भी एक इशारा है कि आप इस मजमून के तालिबे इल्म हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, आप इस मजमून के तालिबे इल्म हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तब भी ये आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप एक टीचर हैं तब भी आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप एक दुकान चला रहे हैं तब भी आपके लिए ज़रूरी है, और अगर आप एक पेरेंट हैं, माँ बाप हैं, तब भी आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कहता है कि जब आप सीखने का माइंडसेट लेके बैठेंगे ना, तो फिर आप समझेंगे भी, और इस बात का इम्कान है कि आप बहुत कुछ सीखते हैं जो आप नहीं जानते थे, लेकिन आप आजिज़ी का रवैया इख्तियार करके ही सीखेंगे। अगर आप कुछ हदायत पर अमल करने का इंतखाब करते हैं लेकिन नज़रअंदाज करते हैं, या दूसरों की पैरवी करने से, दूसरों को फॉलो करने से इनकार करते हैं, तो आप नाकाम हो जाएंगे। तसल्ली बख्श नताइज हासिल करने के लिए आपको ईमान की रूह के साथ तमाम हदायत पर अमल करना चाहिए। कहते हैं दूसरे बाब में 6 जो मरहले हैं, ये 6 मरहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो कहते हैं हदायत का खुलासा किया जाएगा और इस बाब में शामिल असूलों के साथ मिलाया जाएगा जो दर्ज झैल हैं। कहते हैं अच्छा, पहला पॉइंट क्या है, किसी पुरसकून जगह पर जाएं, तरजीही तौर पर रात के वक्त बिस्तर पर, जहां आप परेशान या रुकावट का शिकार ना हो। अपनी आंखें बंद करें और ऊंची आवाज़ में दोहराएं ताकि आप अपने अल्फाज सुन सकें, यानी ऐसी इतनी ऊंची आपकी आवाज़ होनी चाहिए कि आपके कानों को यह आवाज़ सुनाई दे। जब आपके कानों को यह आवाज़ सुनाई देगी तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जा पाएगी। बिलफर्ज जैसे अब बचपन में हम पहाड़े याद करते थे, या कलमे याद करते थे, या कोई भी आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ भी जब आप याद करते थे, आपको याद करवाया जाता था, तो उस्ताद या टीचर या आपका दोस्त आपको कैसे याद करवाता था, मतलब ऊंची आवाज़ में। क्या कहते थे कि आप पढ़ें और ऊंची आवाज़ में पढ़ें ताकि आपके कानों को वो चीज़ सुनाई दे। क्यों हम ऐसा करते थे? इसलिए कि जो चीज़ हम बोलते हैं जब हमारे अपने कानों को वो सुनाई देती है, तभी वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा पाती है। तो बिल्कुल इसी तरह जो चीज़ें हमने बचपन में याद की होती थी, 20 साल की उम्र के बाद भी जब सिर्फ हम एक बार उन्हें रिवाइज करेंगे, वो सारी की सारी यादें वापस आ जाएंगी, जो कुछ हमने याद किया होगा। तो बिल्कुल इसी तरह कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुकी होती हैं। और सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी पावर है, एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो जिसे कोई हरा भी नहीं सकता। तो बिल्कुल वो इसी तरह कहते हैं कि आपने इतनी किसी ऐसी जगह पर जाना है जो पुरसकून हो, जहां पर आप परेशान या रुकावट का शिकार ना हो, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और आपने इन असूलों को इतनी ऊंची आवाज़ में बोलना है ताकि आपके कानों को सुनाई दे। यानी रकम जमा करने का इरादा रखते हैं, कितनी, वो भी आपने लिखनी है, अपने माइंड में रखनी है। आपके पास मुकम्मल एक फिक्र होनी चाहिए कि मुझे इतनी रकम चाहिए। अब आगे वो कहते हैं इसके जमा होने के लिए वक़्त की हद, यानी आपको कब तक चाहिए। अब ये नहीं कि आपको 5 खरब रुपया चाहिए, लेकिन आपने कब चाहिए, 10 साल बाद, 50 साल बाद, 150 साल बाद, जब आप मर जाएंगे तब नहीं। आपके पास मुकम्मल प्लान होना चाहिए कि मुझे कब तक चाहिए, अगले 3 सालों में चाहिए, अगले 5 सालों में चाहिए, अगले 10 सालों में चाहिए, कितने सालों में आप एक हद मुकर्रर करें। आगे वो कहते हैं इस खिदमत या सामान की तफसील जो पैसे के बदले में देने का इरादा रखते हैं, कि आपको अगर पैसा चाहिए और कितने, पहला पॉइंट क्या था, आपको कितना पैसा चाहिए, सेकंड पॉइंट ये है आपको कब तक चाहिए, और थर्ड पॉइंट क्या है, आप उसके बदले में क्या कुछ दे सकते हैं। यानी अपना वक़्त दे सकते हैं, अपना टाइम दे सकते हैं, अपनी वजह दे सकते हैं, और अपना जो माइंड सेट है, अपना जो इरादा है, जो आपको यकीन है, बिलीव है, वो दे सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि जो आप पैसे के बदले में देने का इरादा रखते हैं वो भी लिखिए अपने पास। जब आप इन हदायत पर अमल करते हैं तो आप अपने आप को पहले से ही पैसे के कब्जे में देखेंगे। अब वो कहते हैं मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि आप जमा करने का इरादा रखते हैं 5 साल बाद 1 जनवरी तक, मतलब ये देखें 5 साल के बाद आपको महीने का भी पता होना चाहिए, महीने के बाद उस डेट यानी तारीख का भी पता होना चाहिए, यानी कब तक। आप सोचते हैं कि मैं 5 साल के बाद 1 जनवरी तक 5 करोड़ रुपए आप सेल्समैन की हैसियत से रकम के बदले में ज़ाती खिदमत देने का इरादा रखते हैं। आपके मकसद के बारे में आपका तहरीर बयान मदरजा से मिलता जुलता होना चाहिए, यानी जनवरी के पहले दिन 19 यानी पहले दिन तक मेरे कब्जे में हो जाएगा कितना, 5 करोड़, जो अबूरी मुद्दत के दौरान वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मिकदार में मेरे पास आएगा। मतलब आज से बिल्कुल 5 साल के बाद
यकम जनवरी तक, अब जैसे मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं क्या कहूँगा, 8 से ठीक डायरेक्ट 5 साल के बाद 8 अगस्त यानी जब मेरा बर्थडे है, 8 अगस्त तक ये रकम 5 करोड़ मेरे पास हो जाएगी। और वो कैसे हो जाएगी, वक्तन फवक्तन ये 5 सालों के दौरान मेरे पास जमा रकम आती रहेगी, तो मैं उनको एक साइड पे रखता जाऊंगा और 5 साल के बाद 5 करोड़ रुपया मेरे पास जमा हो जाएगा। अब वो यही कहते हैं कि इस रकम के बदले में मैं खुद को क्या कहूँगा, सबसे मौसर खिदमत दूंगा, यानी सबसे बेहतरीन खिदमत दूंगा जिसकी मैं सलाहियत रखता हूँ, मुकम्मल मुमकिना मकदार फराहम करूंगा और सेल्समैन की हैसियत से खिदमत का बेहतरीन मुमकिना मयार पेश करूंगा। जिस खिदमत या सामान को आप फरोख्त करने का इरादा रखते हैं इसकी वजाहत करें, फिर आप मुझे यकीन है कि ये पैसा मेरे कब्जे में होगा। अब मुझे खुद को ये क्या कहना होगा कि मुझे 100% यकीन है कि ये पैसा मेरे कब्जे में होगा, मेरा ईमान इतना मजबूत है कि अब मैं इस पैसे को अपनी आंखों के सामने देख सकता हूँ, मैं इसे अपने हाथों से छू सकता हूँ, अब ये इस वक्त मेरे पास मुंतकिली का इंतज़ार कर रहा है और जिस तनासिब से मैं खिदमत फराहम करता हूँ इसके बदले में मैं पेश करने का इरादा रखता हूं। मैं एक ऐसे मंसूबे का इंतजार कर रहा हूं जिसके जरिए ये रकम जमा की जा सके और जब ये रकम मिल जाएगी तो मैं इस मंसूबे पर अमल करूंगा। फिर दूसरा पॉइंट वो कहते हैं, इस प्रोग्राम को रात और सुबह इस वक्त तक दोहराएं जब तक कि आप ये देख ना सकें आपके तस्वुर में वो पैसा जो आपको जमा करने का इरादा रखते हैं। फिर वो तीसरे पॉइंट पे कहते हैं, अपना बयान यानी जो आपने अभी ये लिखा है या सोचा है या समझा है इसे अपने माइंड में रखा है इसको एक तहरीरी कॉपी पर रखें। अभी मैंने आपको बताया कि आपको एक डायरी की ज़रूरत होगी, अगर आपने अभी तक डायरी नहीं ली तो वीडियो को यहाँ पे ऑडियो को यहीं पर पॉज करें, जाकर एक डायरी लेके आएँ या अपनी कॉपी लेके आएँ। अभी फिल वक्त अगर डायरी नहीं ला सकते तो कॉपी के ऊपर ये लिखें और शाम को जब आप या कहीं पर आना जाना आपका बाहर हो तो डायरी लाजमी लेके आएँ और उसके ऊपर ये पॉइंट लिखें। आपके लिए ये डायरी बहुत से भी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। आगे वो तीसरा पॉइंट हम बात कर रहे थे, अपने बयान को एक तहरीरी कॉपी रखें जहां आप इसे रात और सुबह देख सकें और रिटायर होने से ठीक पहले और उठने पर इस वक्त तक पढ़ें जब तक आप ये आपको ये याद ना हो जाए। फिर वो कहते हैं, ये याद रखें जब आप इन हदायत पर अमल करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी लाशऊरी जहन को अहकामात देने के मकसद से यानी ऑटो तजवीज़ के असूल को लागू कर रहे होते हैं। ये भी याद रखें कि आपका लाशऊरी जहन काम करेगा और 100% काम करेगा। सिर्फ इन हदायत पर जो जज्बाती हैं और एहसास के साथ इसके हवाले की जाती हैं। ईमान जज्बात में सबसे मजबूत और सबसे ज़्यादा असर रखता है। ईमान के बाब में दी गई हदायत पर अमल करें, यानी जो दूसरी पार्ट 2 बताया था उसकी बात कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, ये हदायत शुरू में तजरीदी लग सकती हैं, शुरू में मतलब ऐसा आपको लग सकता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई जिम जाते हैं जिम करने के लिए, तो पहले दिन हमने जिम की, वहाँ पर वर्जिश की अच्छी खासी। पहले दिन हम वहाँ पर जाकर डंबल भी उठाना शुरू कर दिया, पुशअप भी लगाना शुरू कर दिया, चिन अप भी लगाना शुरू कर दिए, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। और उसी वक्त 1 घंटे के बाद जाकर हम शीशे के सामने खड़े हो जाए और डोले चेक कर रहे हैं, सीना चेक कर रहे हैं और अपने सिक्स पैक चेक कर रहे हैं। अरे भाई, एक दिन में क्या असर होगा। अच्छा, हमने दूसरे दिन भी गए, चलो कहते हैं चलो एक दिन में नहीं होते, 2 दिन गए, 3 दिन गए, हफ्ता गए, महीना गए, लेकिन आपको 1 महीने में भी प्रोग्रेस नहीं दिखेगी, बिल्कुल भी, बहुत कम दिखेगी। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको ऐसा लगेगा कि फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे सिक्स पैक बनाने में सालों लगते हैं, 1 से 1.5 साल लगता है, कंसिस्टेंसी की निशानी होती है सिक्स पैक। तो इसका यही मतलब होता है कि आपको वक्ती तौर पर शुरू में ये लग सकता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। शुरू में आप दिल बर्दाश्ता भी हो सकते हैं, आपको गुस्सा भी आ सकता है, तकलीफ भी आ सकती है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन उसका फल मुझे नहीं मिल रहा। लोग भी बातें कर रहे हैं, घर वाले भी बातें कर रहे हैं, ये भी बात कर रहा है, वो भी बात कर रहा है। शुरू में आपको ऐसा लगेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी ये सारी सोचें, जो कुछ आप अपने विजन में रखते हैं, अपने ख्यालात में रखते हैं, हर चीज़ कामयाब होगी और होनी ही है जब तक आपको इस पर यकीन होता है। कहते हैं ना कि अल्लाह पाक कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि मैं तेरी मेहनत का एक ज़र्रा बराबर भी ज़ाया नहीं करूँगा। तो हम जो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो कैसे ज़ाया हो सकता है। शुरू में या एंड पे हमें उसका फल ज़रूर मिलना है। तो बिल्कुल ये यकीन होना चाहिए, ये ईमान होना चाहिए आपको कि आपने कामयाबी के रास्ते पर जाना है, आपकी मेहनत का एक ज़र्रा बराबर भी ज़ाया नहीं किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह वो कहते हैं, शुरू में आपको ये ऐसा लग सकता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में आपको इसका बहुत फ़ायदा नज़र आएगा। आगे ये हदायत शुरू में तजरीदी लग सकती हैं, मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इन यादों को आपको परेशान नहीं होने देना चाहिए। हदायत पर अमल करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पहले कितनी ही
तजरीदी या नाकाबिल अमल नज़र आ सकती हैं, वो वक़्त जल्द ही आएगा अगर आप रूह के साथ साथ अमल में भी वही करेंगे जो आपको हदायत दी गई है, जब ताकत की एक पूरी नई कायनात आपके सामने आएगी। तमाम नए ख़यालात के सिलसिले में शक व शुबहात तमाम इंसानों की खसूसियत है। यानी शक जो है वो हर इंसान के अंदर फितरती तौर पर पाए जाते हैं, हर इंसान को शक करने की आदत होती है। लेकिन अगर आप बयान करदा हदायत पर अमल करेंगे तो आपके शकूक व शुबहात की जगह जल्द ही ईमान ले लेगा, मतलब आपको यकीन आ जाएगा, शक बिल्कुल एक साइड पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार अल्लाह ताला ने खुद जब वादा किया हुआ है मैं तेरी मेहनत का एक ज़र्रा भी ज़ाया नहीं करूँगा, तो वहाँ पर शक वाली बुनियाद क्या रह जाती है? कि इंसान ने ये वादा किया है? बिल्कुल नहीं, अल्लाह पाक ने खुद किया हुआ है, तो हमारे ज़हन में शक कैसे आ सकता है? तो बिल्कुल वो यही कहते हैं, इसके नतीजे में ये जल्द ही ईमान में तब्दील हो जाएगा और फिर आप इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां आप वाकई कह सकते हैं कि मैं अपनी किस्मत का मालिक खुद हूं, मैं अपनी रूह का खुद कप्तान हूं। तो आज से ये चीज़ भी अपनी डायरी पर या आप अपनी नोटबुक पर लेकर बैठे हुए हैं तो ये लिखें। एक बार फिर मैं बोल देता हूं आपके लिए कि मैं अपनी किस्मत का मालिक खुद हूं और मैं अपनी रूह का कप्तान खुद हूं। तो बहुत से फ़लसफ़ियों ने यह बयान किया है कि इंसान अपनी दुनियावी तकदीर का मालिक है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर ये बताने में नाकाम रहे हैं कि वो मालिक क्यों हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं आपको बताने के लिए ही हूँ। इंसान की अपनी दुनियावी हैसियत और ख़ास तौर पर इसकी माली हैसियत का मालिक होने की वजह इस बाब यानी इस चैप्टर में पूरी तरीके से बयान किया गया है। इंसान अपने आप का और अपने माहौल का मालिक बन सकता है क्योंकि वो अपने लाशऊरी ज़हन पर असरअंदाज होने की ताकत रखता है और इसके ज़रिए लामहदूद ज़हानत का ताउन हासिल करता है। अब आप इस बाब को पढ़ रहे हैं यानी इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं जो इस फ़लसफ़े की बुनियाद रखता है यानी नुमाइंदगी करता है। अगर आप ख्वाहिश को पैसे में मुंतकिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इस चैप्टर में शामिल हदायत को समझना और मुस्तकिल मिजाजी के साथ लागू करना ज़रूरी है। डिज़ायर यानी ख्वाहिश को पैसे में मुंतकिल करने की असल कारकर्दगी में एक एजेंसी के तौर पर ऑटो तजवीज़ का इस्तेमाल शामिल है। मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक मुल्क में छुपे हुई एजेंसियां काम करती हैं, इसी तरह हमारे जहन में भी एक एजेंसी काम कर रही है जिसका नाम क्या है? ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा लाशऊरी जहन भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। अब हमने उससे किस तरीके से काम करवाना है ये हम पर डिपेंड करता है। बहुत से लोगों को ये फॉर्मूला, ये टेक्निक नहीं पता, लेकिन अब आपको पता चल चुकी है तो आपने इसको इस्तेमाल करना है। अब वो आगे कहते हैं एजेंसी के तौर पर ऑटो तजवीज़ का इस्तेमाल शामिल है जिसके ज़रिए कोई लाशऊरी ज़हन तक पहुंच सकता है और इस पर असरअंदाज हो सकता है। दूसरे असूल सिर्फ औजार हैं, यानी बाकी जो असूल हैं वो सिर्फ औजार हैं जिनके साथ ऑटो तजवीज़ मिली हुई है। इस सोच को ज़हन में रखें और आप हर वक्त इस अहम हिस्से से आगाह रहेंगे जो खुदकार मशवरे का असूल इस किताब में बयान करदा तरीक़ों के ज़रिए पैसा जमा करने की अपनी कोशिशों में अदा करता है। इन हदायत पर अमल करें जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं। अपनी कोशिशों में एक बच्चे के अकीदे के बारे में कुछ इंजेक्शन लगाएं। मुसन्निफ ये देखने के लिए इंतहाई मुहतात रहा है कि इसमें कोई नाकाबिल अमल हदायत शामिल नहीं थी क्योंकि इसकी मदद करने की मुखलिस ख्वाहिश थी। पूरी किताब पढ़ने के बाद आप इस चैप्टर की तरफ वापस आओ और रूह और अमल में इस हदायत पर अमल करो। पूरे बाब यानी पूरे चैप्टर को हर रात एक बुलंद आवाज़ से पढ़ें यहाँ तक कि आपको इस बात का मुकम्मल यकीन हो जाए कि इसका असूल क्या है, पढ़ें या सुनें। ऑटो तजवीज़ अच्छी है कि ये आपके लिए वो सब कुछ पूरा करेगा जो इसके लिए दावा किया गया है। जैसे ही आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, पेंसिल से हर उस जुमले को नुमाइयाँ करें जो आपको मुस्बत तौर पर मुतासिर करता है। मतलब जो बातें आपने, जैसे मैंने आपको बताया, आप 1 घंटे की जब ऑडियो सुन लेते हैं तो उसे पॉज करके अपने सामने रख दिया करें और डायरी और पेन लेकर बैठें और उन ख्यालात को लिखें जो आपके ज़हन में घूम रहे होते हैं, वही आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। अब आगे वो कहते हैं कि इससे कामयाबी के असूलों की मुकम्मल तौर पर जितनी भी राहें होती हैं वो खुल जाती हैं। अब हम चलते हैं बाब नंबर यानी चैप्टर नंबर 5 की तरफ जिसका नाम है खसूसी इल्म और ज़ाती तजर्बात या मुशाहिदात यानी दौलत की तरफ चौथा कदम। हमने पहले पढ़ लिए थे, अब हम 5वां चैप्टर नंबर 5 है और दौलत की तरफ हमारा चौथा कदम है। आगे वो कहते हैं खसूसी इल्म। इल्म की 2 किस्में हैं, एक आम है और दूसरा खसूसी है। आम इल्म चाहे वो मिकदार या किस्म में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पैसा जमा करने में बहुत कम काम आता है। अजीम यूनिवर्सिटियों की फैकल्टीज़ मजमूई तौर पर आम इल्म की अमली तौर पर हर शक्ल के हामिल हैं जो तहजीब को मालूम है। ज़्यादातर प्रोफेसरों के पास बहुत कम या कोई पैसा होता ही नहीं है। वो इल्म पढ़ाने में महारत रखते हैं लेकिन वो तंजीम या इल्म के इस्तेमाल पर महारत नहीं रखते।
इल्म इस वक़्त तक पैसे को राग़िब नहीं करेगा जब तक इसे मुनज़्ज़म ना किया जाए और अमली लाहे अमल के ज़रिए रकम जमा करने के यकीनी अंजाम तक ना पहुँचाया जाए। इस हकीकत को समझने का फुक़दान इन लाखों करोड़ों लोगों के लिए उलझन का सबब रहा है जो इल्म ताकत है को झूठा मानते हैं। ये इस तरह का कुछ भी नहीं है। इल्म सिर्फ एक मुमकिना ताकत है। ये सिर्फ इसी सूरत में ताकत बन जाती है जब इसे अमल के मखसूस मंसूबे में मुनज़्ज़म किया जाता है और एक मखसूस अंजाम की तरफ हदायत की जाती है। मतलब इसमें अगर आसान तौर पर मैं आपको समझाऊं तो वो यही कहना चाह रहा है कि जिस तरह इल्म, अगर हम अच्छी किताब पढ़ते हैं तो हमारे लिए वो बेहतर साबित होता है, अगर हम बुरी किताब पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए नाकामी की सूरत में पैदा होता है। इसी तरह अगर हम नॉवल पढ़ते हैं और बहुत ही बुरे नॉवल पढ़ते हैं तो हमारा ज़हन ज़्यादा उनकी तरफ जाएगा, वैसे आइडियाज़ वैसे ख्यालात हमारे ज़हन में आएंगे। लेकिन अगर हम अच्छी चीज़ पढ़ते हैं, अच्छी चीज़ सुनते हैं, तब हमारे ज़हन में बहुत ही कामयाबी वाले ख्याल आएंगे, पैसे वाले ख्याल आएंगे। तो यही इल्म मखसूस होना चाहिए। आप कामयाबी की तरफ तब जाएंगे जब आपको फ़र्क करना आ जाएगा कि क्या ये मेरे लिए बेहतर है और क्या ये मेरे लिए बेहतर नहीं है। अब आगे वो कहते हैं कि बहुत से आज की तहजीब से वाकिफ बहुत से साथी ऐसे हैं जो निज़ामों में ये गुमशुदा रबत तालीमी अदारों की नाकामी में पाया जा सकता है, जो अपने तालिब इल्मों को इल्म हासिल करने के बाद इसे मुनज़्ज़म करने और इस्तेमाल करने का तरीका सिखाने में नाकाम रहते हैं। यानी अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो समझा नहीं पाते। अब आगे वो कहते हैं बहुत से लोग ये फ़र्ज़ करने की गलती करते हैं क्योंकि हेनरी फोर्ड के पास बहुत कम स्कूली इल्म था, वो तालीम याफ्ता शख्स नहीं था। जो लोग ये गलती करते हैं वो हेनरी फोर्ड को नहीं जानते और ना ही वो लफ्ज़ तालीम के हकीकी मानी को समझते हैं। ये लफ्ज़ लातीनी लफ्ज़ एडुको से माखूज़ है जिसका मतलब है तालीम हासिल करना, खींचना, अंदर से तरक्की करना। इल्म का असल मतलब क्या होता है? तालीम हासिल करना यानी खींचना आइडियाज़ को, अंदर से तरक्की हासिल करना। कामयाबी जो होती है वो अंदर से शुरू होती है, बाहर से शुरू नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि एक तालीम याफ्ता शख्स वो हो जिसके पास आम या खसूसी इल्म की बेहतात हो, यानी बहुत ज़्यादा इल्म हो। एक तालीम याफ्ता इंसान वो होता है जिसने अपने जहन की सलाहियतों को इस कदर तरक्की दी हो कि वो दूसरों के हकूक़ के खिलाफ वर्जी किए बगैर जो चाहे या उसके मसावी कुछ भी हासिल कर सके। अब आगे वो कहते हैं कि हेनरी फोर्ड इस तारीफ़ के माने में अच्छी तरह से यानी इसको जानता था। जंग अज़ीम के दौरान शिकागो के एक अखबार ने कुछ अदारे शाया किए जिनमें दीगर बयानात के अलावा हेनरी फोर्ड को जाहिल अमन पसंद करार दिया गया। यानी काफ़ी अखबार ने हेनरी फोर्ड को जाहिल अमन पसंद करार दिया था। मिस्टर फोर्ड ने इन बयानात पर एतराज़ किया और अखबार के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। जब इस मुकदमे की समाअत अदालतों में हुई तो अखबार के वकीलों ने जवाब पेश किया, मतलब अपनी पॉइंट पेश किया कि मिस्टर फोर्ड को गवाह के तौर पर पेश किया ताकि ज्यूरी को, यानी जो वहाँ पर बैठे होते हैं जो फैसला करते हैं, ज्यूरी को यह साबित किया जा सके कि वो ला इल्म है। वकीलों ने जनाब से पूछा, क्या पूछा? फोर्ड ने बहुत से सवालात किए। इन सब का मकसद अपने अपने सबूतों से ये साबित करना था अगरचे वो गाड़ियों की तैयारी से मुतल्लिक काफ़ी ख़ास इल्म रखता है लेकिन बुनियादी तौर पर वो जाहिल है। उन वकीलों यानी अखबारों के वकीलों का ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो गाड़ियों का चाहे बहुत इल्म रखता हो लेकिन वो जाहिल और अनपढ़ है। तो मिस्टर फोर्ड से इस तरह के सवालात पूछे गए कि बेंडिकट आर्नल्ड कौन था और वो कब पैदा हुआ, अंग्रेज़ों ने, यानी बहुत से ऐसे ऐसे सवालात पूछे गए जिनका अलिफ बे भी हेनरी फोर्ड को पता नहीं थी। यानी बहुत से मुश्किल सवालात पूछे गए। अमेरिका में कितने फौजी थे, कितने फौजी आए या कितना क्या, बहुत ही इसमें गंदम के दाने कितने होते हैं, ये सवाल वो सवाल। लेकिन हर सवाल के जवाब में मिस्टर फोर्ड ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम कि अंग्रेज़ों ने कितने फ़ौजी भेजे, मुझे नहीं मालूम कि गंदम के दाने कितने निकलेंगे, लेकिन मैंने सुना है कि ये पहले से कहीं ज़्यादा तादाद में वापस गए थे। आखिरकार मिस्टर फोर्ड सवाल की इस लाइन से थक गए और एक ख़ास तौर पर काबिल एतराज़ सवाल के जवाब में उन्होंने झुककर सवाल पूछने वाले वकीलों की तरफ उंगली उठाई और कहा, क्या मैं वाकई इस अहमकाना सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो आपने अभी पूछा है या आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मेरी मेज पर बरकी पुश बटन की एक कितार है और दाएं बटन को दबाकर मैं अपने मुआविन अफराद को बुला सकता हूं जो इस कारोबार के बारे में मेरे किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं जिसके लिए मैं अपनी इतनी ज़्यादा कोशिशें वक़्फ़ कर रहा हूं। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं सवालात के जवाब देने के काबिल होने के मकसद से अपने जहन को आम इल्म से क्यों जोड़ूं?
जबकि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरी ज़रूरत के मुताबिक इल्म फ़राहम कर सकते हैं। अगर इस बात की आपको पॉइंट समझ आया है तो ठीक, नहीं है तो मैं एक बार खुद आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। मतलब हेनरी फोर्ड को एक बार अदालत में बुलाया गया और उनसे बहुत ही टफ सवाल किए गए, बहुत ही मुश्किल सवाल किए गए, ऐसे सवाल किए गए जिनके बारे में वो जानते भी नहीं थे, जिनके इस बारे में खुद वकीलों को ही नहीं पता था। तो उनके सबके जवाब में उन्होंने क्या कहा कि मुझे नहीं मालूम। अब जब सब लोग उन्हें अनपढ़ और जाहिल साबित करना चाह रहे थे तो हेनरी फोर्ड ने पता क्या जवाब दिया, ये बहुत मशहूर जुमला भी है, आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि यार मुझे इस इल्म को हासिल करने की क्या ज़रूरत है जब मैं अपने काम करने के लिए इतने ज़्यादा लोग रख सकता हूँ। मतलब पढ़े लिखों को मैं अपने पास नौकरी पे रख लेता हूँ, तो मुझे वो इल्म हासिल करने की क्या ज़रूरत है। इस जवाब ने वकीलों को हैरान कर दिया। कमरे अदालत में मौजूद हर शख्स को एहसास हुआ कि यह जवाब किसी जाहिल शख्स का नहीं बल्कि तालीम याफ्ता शख्स का है। कोई भी शख्स तालीम याफ्ता होता है जो जानता है जब इसे इल्म की ज़रूरत हो इसे कहाँ से हासिल करना है। तो अब आपको भी ये बात पता चल गई कि आपको सारा इल्म खुद हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उस पर्सन से मिलने की ज़रूरत है जो इस इल्म को आपसे ज़्यादा जानता है। आपको जब ये बात पता चल जाए कि ये इल्म कहाँ से हासिल किया जा सकता है तब आप कामयाबी की तरफ जा रहे होते हैं। वो यही कहता है कि इंसान कामयाब वही है जब इसे इल्म की ज़रूरत हो और इसे पता हो कि इसे कहाँ से हासिल करना है और इस इल्म को अमल के मखसूस मनसूबों में किस तरह मुनज़्ज़म करना है। और अपने मास्टर माइंड यानी सब कॉन्शियस माइंड ग्रुप की मदद से हेनरी फोर्ड ने अपने हुक्म पर वो तमाम खसूसी इल्म हासिल किया जिसकी इसे अमेरिका के अमीर तरीन अफराद में से एक बनने के काबिल बनाने की ज़रूरत थी। यह ज़रूरी नहीं था कि यह इल्म इसके अपने जहन में हो। यकीनन कोई भी शख्स जो इस नवियत की किताब पढ़ने के लिए काफ़ी झुकाव और जहानत रखता है वो मुमकिना तौर पर इस मिसाल की अहमियत से महरूम नहीं हो सकता। इससे पहले कि आप ख्वाहिश को इसके माली मसावी में मुंतकिल करने की अपनी सलाहियत के बारे में यकीन कर सकें, आपको इस खसूसी इल्म की ज़रूरत होगी। खिदमत, सामान या पेशा जो आप किस्मत के बदले पेश करने का इरादा रखते हैं, हो सकता है कि आपको हासिल करने की सलाहियत या झुकाव से कहीं ज़्यादा खसूसी इल्म की ज़रूरत हो। और अगर ये सच होना चाहिए तो आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप की मदद से अपनी कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि वो ज़ाती तौर पर स्टील के कारोबार के तकनीकी इख्तिताम के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसके अलावा वो इसके बारे में कुछ भी जानने के लिए ख़ास तौर पर परवाह नहीं करता। स्टील की तैयारी और मार्केटिंग के लिए उन्हें जो खसूसी इल्म दरकार था वो उन्होंने अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के इनफरादी यूनिटों के ज़रिए दस्तयाब पाया। अजीम दौलत का जमा होना ताकत का तकाजा करता है और ताकत इंतहाई मुनज़्ज़म और ज़हीन तरीके से हदायत करदा खसूसी इल्म के ज़रिए हासिल की जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यह इल्म इस शख्स के कब्ज़े में हो जो दौलत जमा करता है। पिछले पैराग्राफ में इस शख्स को उम्मीद और हौसला अफजाई करनी चाहिए जो दौलत जमा करने का इरादा रखता है, जिसके पास इस तरह के खसूसी इल्म की फराहमी के लिए ज़रूरी तालीम नहीं है जिसकी इसे ज़रूरत होती है। मर्द बाज़ औक़ात एहसास कमतरी का शिकार होकर ज़िंदगी गुजारते हैं और यह हकीकत है कि जो मर्द होते हैं वो बाज़ औक़ात एहसास कमतरी का शिकार होकर ज़िंदगी गुजारते हैं क्योंकि वो तालीम याफ्ता इंसान नहीं है। वो शख्स जो लोगों के एक मास्टरमाइंड ग्रुप को यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मुनज़्ज़म और हदायत दे सकता है, जो पैसा जमा करने में मुफीद इल्म रखता है, इतना ही तालीम याफ्ता आदमी है जितना कि ग्रुप का कोई भी आदमी। ये याद रखें कि अगर आप एहसास कमतरी का शिकार हैं क्योंकि आपकी तालीम महदूद है। थॉमस एडिसन ने अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरान सिर्फ 3 माह की स्कूली तालीम हासिल की थी। थॉमस एडिसन ने सिर्फ 3 महीने स्कूल की तालीम हासिल की। इनके पास तालीम की कमी नहीं थी और ना ही वो गरीब मरे थे। हेनरी फोर्ड ने 6ठी जमात से भी कम स्कूली तालीम हासिल की थी, लेकिन वह माली तौर पर खुद से बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने में कामयाब रहे थे। खसूसी इल्म सबसे ज़्यादा कसरत और ख़िदमत की सबसे सस्ती शक्लों में एक है जो हासिल किया जा सकता है। अगर आपको इस पर शक है तो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए पेरोल से मशवरा करें। इल्म खरीदने का तरीका जानने के लिए ये अदायगी करता है। अब इसको ज़रा पैराग्राफ को ध्यान से और कमाल के अंदाज में सुनना है। सबसे पहले फैसला करें कि आपको किस किस्म की खसूसी इल्म की ज़रूरत है और जिस मकसद के लिए इसकी ज़रूरत है बड़ी हद तक आपकी ज़िंदगी का अहम मकसद, जिस मकसद के लिए आप काम कर रहे हैं, इस बात का तयन करने में मदद मिलेगी कि आपको किस इल्म की ज़रूरत है। इस सवाल को हल करने के बाद आपके अगले कदम के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो इल्म है वो दुरुस्त भी है या नहीं। इल्म के काबिल एतमाद ज़राए से मुतल्लिक़ मालूमात में सबसे ज़्यादा अहम ये हैं। नंबर 1, अपना तजर्बा और तालीम।
दूसरों के ताउन से दस्तयाब तजर्बा और तालीम, मास्टरमाइंड अलायंस, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ, अवामी कुतुब खाने, किताबों और रसाइल के ज़रिए जिनमें तहज़ीब के ज़रिए मुनज़्ज़म करदा तमाम इल्म पाया जाता है। नंबर 3, ख़ुसूसी तरबियती कोर्सेज, यानी ख़ास तौर पर स्कूलों में, होम स्टडी स्कूलों में या अकेडमीज़ में या बड़े सेंटर्स में। तो अब आपने समझ लिया, यानी एक आपका अपना तजुर्बा और तालीम, दूसरा कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, और तीसरा मुनज़्ज़म करदा तमाम इल्म, ख़ुसूसी तरबियती कोर्सेज। जब इल्म हासिल किया जाता है तो इसे अमली मंसूबों के ज़रिए एक मखसूस मकसद के लिए मुनज़्ज़म और इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। यानी ये नहीं कि सुन लिया और उसके बाद बस ख़त्म। सुनने के बाद लिखना भी है, यानी नहीं, सुनना है, सुनने के बाद उसे समझना है, समझने के बाद लिखना है और लिखने के बाद उस पर अमल शुरू कर देना है। इल्म की कोई कदर व कीमत नहीं है सिवाय इसके जो इसके अमल के बाद किसी काबिल कदर मकसद तक हासिल किया जा सके। ये एक वजह है कि कॉलेज की डिग्रियों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, वो मुतफरिक इल्म के अलावा कुछ भी नहीं करते। अभी लास्ट टाइम मैं एक पोस्ट देख रहा था, लोगों ने कहा कि ये अफरीदी ने पोस्ट की है, शायद अफरीदी ने, लेकिन एक बार उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि ये पोस्ट उन्होंने नहीं की, लेकिन जिसने भी की है बड़ी कमाल की पोस्ट की है। यानी उसमें कहा गया, थ्रो योर डिग्री इनटू अ ट्रैश कैन इफ अ टिकटॉकर अर्न्स मोर देन यू। अगर इसका तर्जमा किया जाए आसान अल्फाज में तो ये है कि अपनी डिग्रियों को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दो, अपनी डिग्री को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दो। क्यों? अगर एक टिकटॉकर आपसे ज़्यादा कमा रहा है तो बिल्कुल यही, हमने पढ़ाई में इतने साल लगाए, इतनी मेहनत लगाई, इतना पैसा लगाया, अपने वालिदैन ने हमारी कितनी मेहनत करने के बाद वो पैसा लगाया ताकि हम पढ़ लिख सकें, लेकिन एक टिकटॉकर अगर आकर हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो क्या फ़ायदा हमारे उस पढ़ाई का। तो वो यही कह रहा है, वो इल्म हासिल करो जिससे आपको कोई फ़ायदा भी हो, जिससे आपकी ज़िंदगी भी संवरे, आने वाली नस्ल भी संवरे, आपका आने वाला कोई ना कोई फ्यूचर भी बने। ओके, तो अगर आप इजाफी तालीम हासिल करने पर गौर करते हैं तो पहले इस मकसद का तयन करें कि जिसके लिए आप वो इल्म चाहते हैं, जिसके लिए आप तलाश कर रहे हैं। फिर काबिल एतमाद ज़राए से जानें कि इस ख़ास किस्म का इल्म कहाँ से हासिल किया जा सकता है। कामयाब मर्द हर कॉलिंग में अपने अहम मकसद, कारोबार या पेशे से मुतल्लिक ख़ुसूसी इल्म हासिल करना कभी नहीं छोड़ते। जो लोग कामयाब नहीं होते वो आम तौर पर यह यकीन करने की गलती करते हैं कि इल्म हासिल करने की मुद्दत स्कूल ख़त्म होने के बाद ख़त्म हो जाती है। अरे भाई, स्कूल के ख़त्म होने का इल्म तो कुछ भी नहीं है, वो तो आपको सिर्फ पढ़ना, लिखना या उठना बैठना सिखाता है। जो असल ज़िंदगी का इल्म है वो आपको बाहर से ही सीखना पड़ता है, तरबियती कोर्सेज से सीखना पड़ता है। अब बिल्कुल इसी तरह हकीकत ये है कि स्कूल तालीमी जो स्कूली तालीम है, यानी स्कूलों में जो तालीम दी जाती है, किसी को अमली इल्म हासिल करने का तरीका सीखने की राह में डालने से ज़्यादा कुछ नहीं करती। इस बदली हुई दुनिया के साथ जो मुआशी ज़वाल के इख्तिताम पर शुरू हुई तालीमी ज़रूरियात भी हैरत अंगेज़ तौर पर तब्दीलियाँ आई। दिन का तरतीब स्पेशलाइजेशन, इस हकीकत पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी बुराए तकर्रीर रॉबर्ट पी मोर ने जोर दिया। माहिरीन सबसे ज़्यादा मतलूब है। मुलाजमत करने वाली कंपनियों की तरफ से ख़ास तौर पर ऐसे उम्मीदवारों की तलाश की जाती है जो किसी न किसी शोबे में महारत रखते हैं। अकाउंटिंग और शुमारियात में तरबियत के साथ बिजनेस स्कूल ग्रेजुएट्स, तमाम इकसाम के इंजीनियर, सहाफ़ी, आर्किटेक्ट, केमिस्ट और सीनियर क्लास के नुमाया रहनुमा और सरगर्मी के अफराद भी। जो शख्स कैंप्स में सरगर्म रहा है, जिसकी शख्सियत ऐसी है कि वो हर तरह के लोगों के साथ मिल जाता है और जिसने अपनी पढ़ाई के साथ मुनासिब काम किया है, इसे सख्ती से तालीम याफ्ता तालिब इल्म पर सबसे ज़्यादा बरतरी हासिल है। इनमें से कुछ को इनकी बहुत ही ज़्यादा काबिलियत की वजह से ओहदों की मुतअद्दिद पेशकशें मौसूल हुई हैं, जिनमें से कुछ 6 हैं। मोर ने कहा कि इस तस्वुर से हटकर कि सीधा तालिब इल्म ही बेहतर मुलाजमतों का इंतखाब हासिल करने वाला होता है, मिस्टर मोर ने कहा कि ज़्यादातर कंपनियां ना सिर्फ तालीमी रिकॉर्ड बल्कि तालिब इल्मों की सरगर्मी के रिकॉर्ड और शख्सियात को भी देखती हैं। सबसे बड़ी सनती कंपनियों में से एक अपने शोबे में रहनुमा ने मिस्टर मोर को कॉलेज में मुमकिन सीनियर के बारे में लिखा। हम बुनियादी तौर पर ऐसे मर्दों की तलाश करने में दिलचस्पी रखते हैं जो इंतज़ामी काम में गैर मामूली तरक्की कर सकते हों। इस वजह से हम मखसूस तालीमी पस मंज़र से कहीं ज़्यादा किरदार, ज़हानत और शख्सियत की खसूसियात पर जोर देते हैं। अप्रेंटिसशिप की तजवीज़। तरबियत देने के निज़ाम को तजवीज़ पेश करते हुए मिस्टर मोर ने ज़ोर दिया कि कहा कि कॉलेज के पहले या 2-3 सालों के बाद हर तालिब इल्म से कहा जाना चाहिए कि वो मुस्तकबिल के एक मखसूस कोर्स का इंतखाब करें, और अगर वो गैर मखसूस तालीमी निसाब के ज़रिए बग़ैर किसी मकसद के सिर्फ खुशगवार तरीके से सफ़र कर रहा है तो इसे रोक दिया जाए। मतलब इसे आसान लफ्ज़ों में अगर आपको बताऊँ तो इसमें यह बताया गया है कि जैसे ही वो
6 जमातें कर लेता है या 5वीं जमात में आ जाता है प्राइमरी स्कूल में, तो आप उससे पूछेंगे भाई साहब वो बच्चा जाना कहाँ चाहता है, वो कामयाब होने के लिए अपने फ्यूचर में करना क्या चाहता है। और यहाँ पर हमारे मैट्रिक होने के बाद, मैट्रिक या इंटर 12वीं क्लास करने के बाद वो पूछ रहा होता है कि भाई साहब मैं कौन सी तालीम हासिल करूँ, आईसीएस इस्तेमाल करूँ यानी कंप्यूटर साइंस पढ़ूँ, साइंस पढ़ूँ, या उसके बाद बायो पढ़ूँ, या क्या इधर आर्ट्स की तरफ आऊँ। अरे भाई साहब वो कह रहे हैं प्राइमरी में ही उसे पता होना चाहिए कि बच्चे ने आगे करना क्या है। पहले आपको भी पता होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को करवाना क्या चाहते हैं। ये नहीं कि चलो जी मैट्रिक में चले गए, ये वाली किताब रखवा दो, इकोनॉमिक्स रखवा दो, कंप्यूटर साइंस रखवा दो, बायो रखवा दो। नहीं, आपको पता होना चाहिए। आपको तो लाजमी पता होना चाहिए, साथ में उस बच्चे को भी पता होना चाहिए, चाहे वो उसकी उम्र 5 साल है या 10 साल है। 10 साल की उम्र में ही उसको ये बात पता होनी चाहिए कि मैंने जाना कहाँ है। और यहाँ पर हमारे ग्रेजुएशन करने के बाद भी पूछ रहे होते हैं भाई साहब मैं क्या काम क्या करूँ, तो फिर वो उसने नाकामी की तरफ ही जाना है। इसीलिए तो इतनी जॉब नहीं कर रहे होते, काम नहीं कर रहे होते। तो बिल्कुल यहाँ पर यही वो कहते हैं कि जब उसे पता ही नहीं है कि उसने जाना कहाँ है तो वो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाता। जब आपको पता होता है, आपको घर से निकलने से पहले पता होता है कि आपने ऑफिस पहुंचना है, तो आप ऑफिस पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप घर से ऐसे ही निकलते हैं किसी भी मंजिल के बगैर, तो आप घूमते ही रहते हैं, आप भटकते ही रहते हैं। इस बात का मतलब तो यही हो गया कि आप स्टेशन पर चले गए हैं और उसने पूछा कि हाँ भाई साहब कहाँ की टिकट दूं, तो आपने कहा यार कहीं की भी टिकट दे दो। अब उसने कहाँ की टिकट देनी है आपको, आप तो कहीं पर भी नहीं पहुंच जाएंगे। जब आपको पता होगा कि आपने मुल्तान से कराची जाना है, या मुल्तान से लाहौर जाना है, या लाहौर से मुल्तान जाना है, तो आपको पता होगा, आपको स्पेसिफिक होगा कि आपने जाना कहाँ है। फिर आप उसी ट्रेन में बैठेंगे, उसी बस में बैठेंगे जो आपको सही जगह पर पहुंचाएगी। नहीं है तो अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आपने जाना कहाँ है, तो आप किसी भी बस में बैठ जाएंगे तो वो आपको कहीं पर भी नहीं पहुंचाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह वो कहते हैं कि बच्चे को भी पता होना चाहिए, वालिदैन को भी पता होना चाहिए, और वालिदैन के साथ खास तौर पर असातिज़ा को तो लाजमी पता होना चाहिए। असातिज़ा बार बार पूछते हैं बच्चों से कि बेटा आपने क्या करना है लाइफ में, लेकिन बच्चा आगे से इस बात को सीरियसली नहीं लेता, सीख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो इसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो पेरेंट्स की है, माँ बाप की है। तो अगर आपने अपने बच्चे को कामयाब करना है तो आप उससे पूछें, उससे समझें, और उसका देखें इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है, फिर उसे वही मौके फराहम करें। अगर आप उसे बुरा भला कहते रहेंगे, नाकामियों वाली मिसालें देते रहेंगे, तो उसे नाकाम ही बन जाना है। और जिस तरीके से आप आज बच्चों से पेश आ रहे होते हैं, आने वाले वक्त में जब आप बूढ़े बन जाते हैं, जब आप बुढ़ापे की उम्र में बन जाते हैं, तो बच्चों को जो चीज़ें बचपन में याद रहती हैं वो कभी ज़िंदगी भर में नहीं भूलती। तो बजाय इसके कि आप सोच लें कि आप किस तरीके से उनसे पेश आ रहे हैं, तो जिस तरीके के लफ्ज़ आप आज इस्तेमाल करते हैं, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, तब आप बेड पर पड़े होंगे, जब आप हिलने जुलने के काबिल नहीं होंगे, बच्चों ने भी आपसे वैसे ही अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। तो इस बात को ज़रा सीखें, समझें, और अपने बच्चों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए। बिल्कुल इसी तरह वो आगे कहते हैं ऐसे कोर्सेज का इंतखाब उनको लाजमी करवाएं जो उनकी खसूसियत को आगे की तरफ लेकर जाए, उनकी सलाहियतों को उभारे। आगे वो कहते हैं उन्होंने तालीमी अदारों पर जोर दिया कि वो पेशा वराना रहनुमाई के लिए ज़्यादा बराह रास्त जिम्मेदारी कबूल करें। उन्होंने कहा कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को अमली तौर पर गौर व फिक्र का सामना करना चाहिए कि तमाम पेशे अब माहिरीन की तलब करते हैं। जिन लोगों को खसूसी तालीम की ज़रूरत है, इनके लिए दस्तयाब इल्म की सबसे काबिल एतमाद और अमली ज़राए में से एक ज़्यादातर बड़े शहरों में चलने वाले स्कूल हैं। ख़त व किताबत के स्कूल कहीं भी खसूसी तरबियत देते हैं। अमरीकी मेल इन तमाम मज़ामीन पर जाते हैं जो तोसी के तरीक़ेकार के ज़रिए पढ़ाए जा सकते हैं। होम स्टडी ट्रेनिंग का एक फ़ायदा मुतालिया प्रोग्राम की लचक है जो किसी को फ़ारिग वक़्त के दौरान मुतालिया करने की इजाज़त देता है। होम स्टडी ट्रेनिंग का एक और हैरत अंगेज़ फ़ायदा अगर स्कूल की एहतियात से मुंतखब किया जाए, यह हकीकत है कि होम स्टडी स्कूलों के ज़रिए पेश यानी ट्यूशन सेंटर या अकेडमी सेंटर के बारे में वो बात कर रहा है कि ज़्यादातर कोर्सेज अपने साथ मुशावरत की फ़राख दिलाना मराहत रखते हैं जो खसूसी तालीम की ज़रूरत रखने वालों के लिए अनमोल अहमियत के हामिल हो सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, आप फ़वाइद को जमा करते हैं। कोशिश के बगैर और बगैर पैसों के हासिल की जाने वाली किसी भी चीज़ की आम तौर पर तारीफ़ नहीं की जाती है, अक्सर बदनाम किया जाता है। शायद यही वजह है कि हमें सरकारी स्कूलों में हमारे हैरत अंगेज़ मौक़े से बहुत कम मिलता है। ख़ुसूसी मुताले के एक मखसूस प्रोग्राम से हासिल होने वाले सेल्फ डिसिप्लिन किसी हद तक इस मौके को ज़ाया कर देता है जब इल्म बगैर किसी कीमत के दस्तयाब होता है। तो इसमें वो यही बता रहा है कि स्कूल जो सिखाते हैं हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, डिसिप्लिन भी वो बहुत कम हद तक यानी बोलना चलना या उठना बैठना सिखाते हैं।
ख़त किताबत के स्कूल इंतहाई मुनज़्ज़म कारोबारी अदारे हैं, इनकी ट्यूशन फ़ीस इतनी कम है या कई लोगों की फ़ीस बहुत ज़्यादा भी होती है। तो इसमें वो यही कहता है नो पेन नो गेन, यानी जब तक आप पेन बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे तब तक आप हासिल नहीं कर पाएंगे। तो पैसा देने में तकलीफ होती है, लेकिन पैसा अच्छी कीमत देने के बाद अच्छा इल्म भी तो मिलता है, अच्छा नॉलेज भी तो मिलता है, अच्छी चीज़ भी तो मिलती है। अब वो आगे यही कहते हैं कि फौरी तौर पर अदायगी आप करें जब आप अपने बच्चे को किसी ट्यूशन सेंटर में या किसी मखसूस किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा काबिल होने की ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत होती है। किसी भी आप ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर वो सीखता है, समझता है, नए नए आइडिया सोचता है, तब आपको उसकी फ़ीस अदा करनी चाहिए, बल्कि पैसा लगाना चाहिए। बच्चे को भी इस बात को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई साहब आपने इतना पैसा जमा करके रखना है ताकि आप इसे इन्वेस्ट कर सकें, अपने ही ज़हन पर इन्वेस्ट कर सकें। जब आप बचपन से उसे सिखा देंगे कि मुझे इन्वेस्ट करना है, अपने ज़हन पर एक हिस्सा लाज़मी इन्वेस्ट करना है, तो वो उसकी आदत बन जाएगी और आगे जाने के साथ-साथ वो कामयाबी के रास्ते पर चलना शुरू कर देगा। अब आगे वो कहते हैं तनख्वाह देने के लिए कहा जाता है कि तालिब इल्म अच्छे ग्रेड हासिल करे या ख़राब। इसका असर ये होता है कि जब वो इसे छोड़ देगा तो कोर्स पर अमल करने पर मजबूर हो जाएगा। स्कूलों ने इस नुक्ते पर खातिर ख्वाह जोर नहीं दिया, क्योंकि हकीकत ये है कि इनके कलेक्शन डिपार्टमेंट फैसला साजी, फौरी अमल और इसे मुकम्मल करने की आदत के बारे में बेहतरीन किस्म की तरबियत फराहम करती हैं। अब आगे वो कहते हैं कि मैंने ये बात 25 साल पहले अपने तजर्बे से सीखी थी। मैंने एडवर्टाइजिंग में होम स्टडी कोर्स के लिए दाखिला लिया। 8 या 10 सबक मुकम्मल करने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन स्कूलों ने मुझे बिल भेजना बंद नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने अदायगी पर जोर दिया। चाहे मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी या नहीं, मैंने फैसला किया कि अगर मुझे इस कोर्स के लिए अदायगी करनी है जो मैंने कानूनी तौर पर खुद को करने का पाबंद किया था, तो मुझे असबाक मुकम्मल करने चाहिए और अपने पैसे की कीमत हासिल करनी चाहिए। मैंने इस वक्त महसूस किया कि स्कूल का जमा करने का निज़ाम किसी हद तक बहुत मुनज़्ज़म था। आगे वो कहते हैं लोगों में एक कमज़ोरी है जिसका कोई इलाज नहीं है, ये अज़ाइम की कमी है, आलमगीर कमज़ोरी है। अफराद ख़ास तौर पर तनख्वाहदार अफराद जो अपने फ़ारिग वक़्त को घर की तालीम फ़राहम करने के लिए मुकर्रर करते हैं, बहुत ही कम सोचते हैं, वो सबसे निचले दर्जे में रहते हैं। इनका अमल ऊपर चढ़ने का रास्ता खोलता है, उनकी राह से बहुत सी रुकावटों को दूर करता है और इन लोगों की दोस्ताना दिलचस्पी हासिल करता है जो इन्हें मौके की राह में डालने की ताकत रखते हैं। तरबियत का घरेलू मुताले का तरीका ख़ास तौर पर मुलाजमत पेशा अफराद की ज़रूरियात के लिए मौजू हैं, जो स्कूल छोड़ने के बाद ये महसूस करते हैं कि इन्हें इजाफी खसूसी इल्म हासिल करना होगा, लेकिन स्कूल वापस जाने के लिए वक़्त नहीं निकाल सकते हैं। यानी इस बात को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो वो ये है कि बहुत ही ज़्यादा निचले तबके के लोग या गरीब लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल छोड़ने के बाद कुछ कोर्स करते ही नहीं हैं, अपने ज़हन पर कुछ इन्वेस्ट करते ही नहीं हैं, कुछ ऐसी चीज़ पढ़ते ही नहीं हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि बस स्कूल था, वहाँ पर पढ़ाई करनी थी, वो कर ली, अब मुझे ज़िंदगी में कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, अब काम करना है। तो इसीलिए वो हार्ड वर्क की तरफ जाते हैं। अब आप खुद जाते हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फ़र्क है। अगर मैं आपको पेन की एग्जांपल दूं तो पेन का जो 95% हिस्सा होता है वो नीचे वाला होता है और जो 5% होता है वो ऊपर वाला होता है। तो अगर इसे ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझा जाए तो हार्ड वर्क हम भी हार्ड वर्क ही कर रहे हैं, मतलब 95% 95% हिस्से को मुझे आप बताएं ज़्यादा से ज़्यादा रगड़ाई किसकी होती है 95% हिस्से की। सबसे ज़्यादा घिसता कौन है 95% हिस्सा। सबसे ज़्यादा निब किसकी ख़राब होती है 95% हिस्से की। तो बिल्कुल इसी तरह इंक किसकी खत्म होती है 95% हिस्से की, लेकिन एंड पे शाम को उसके ऊपर लगता कौन है 5% हिस्सा। मैं इसकी इस एग्जांपल ये बहुत कमाल किया, मैं इसकी एक वीडियो बनाकर भी शेयर कर दूंगा, तो इंशाल्लाह फिर आपको ये ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो मतलब वो यही कहते हैं हार्ड वर्क की तरफ जाते हैं जो सिर्फ स्कूल से तालीम हासिल करते हैं और उसके बाद कोई भी कोर्स नहीं करते। तो आप स्मार्ट वर्क करें और ये स्मार्ट वर्क आपको कौन सिखाएगा, यही कोर्सेज वगैरह ही सिखाएंगे। तो बिल्कुल यही हार्ड वर्क अगर हम करेंगे तो मजदूरों की तरह मेहनत करना शुरू कर देंगे। अब देखें दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है, मजदूर करता है, लेकिन क्या वो कामयाब है, क्या उसके पास गाड़ी है, बंगला है, हज उम्रा किया हुआ है, नहीं किया हुआ। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप मेहनत भी कम करते हैं और आप एक मुकम्मल तौर पर कामयाबी के रास्ते पर भी चलते हैं और अपने बच्चों को भी अच्छी तालीम देते हैं, अच्छा तैयार करते हैं, अच्छी चीज़ें सिखाते हैं ताकि जो गलतियां आपने की हैं वो आप अपने बच्चों को करने नहीं देते।
आगे, जो शख्स सिर्फ इस वजह से पढ़ाई छोड़ देता है कि इसने स्कूल की तालीम मुकम्मल कर ली है, वो हमेशा के लिए औसत दर्जे यानी मिडिल क्लास का शिकार हो जाता है, चाहे इसकी पुकार कुछ भी हो। कामयाबी का रास्ता इल्म के मसलसल हसूल का रास्ता है। आइए एक मखसूस मिसाल पर गौर करते हैं। कहते हैं डिप्रेशन के दौरान एक ग्रोसरी स्टोर में सेलमैन ने खुद को बगैर किसी ओहदे के पाया, यानी सेलमैन जो था उसके पास कोई ओहदा नहीं रहा। बुक कीपिंग का कुछ तजर्बा रखने के बाद उन्होंने अकाउंटिंग में एक खास कोर्स किया, खुद को तमाम ताज़ा तरीन बुक कीपिंग और ऑफिस के सामान से वाकिफ कराया और अपने लिए कारोबार में चले गए। उन्होंने 100 से ज़्यादा छोटे ताजरों के साथ इनकी किताबें रखने का मुआहिदा किया, जो बहुत मामूली माहाना फीस पर थे। उनका ख्याल इतना अमली था कि जल्द ही से हल्के डिलीवरी ट्रक में एक पोर्टेबल दफ्तर कायम करना ज़रूरी लगा, जिसे उन्होंने जदीद बुक कीपिंग मशीनरी से लेस किया। अब इनके पास बुक कीपिंग दफातर का एक बेड़ा है जो पहियों पर है और इस मुआवनीन का एक बहुत बड़ा अमला काम करता है। इस तरह छोटे ताजरों को अकाउंटिंग सर्विस फ्राहम करता है जो पैसा खरीद सकता है बहुत मामूली कीमत पर। यानी इसमें उसने कहानी बताई है कि पहले वो बुक कीपिंग का काम करता था एक ग्रोसरी स्टोर में। अब जब उसकी नौकरी चली गई, अब पहला पॉइंट क्या था, चलो जी वो किसी और शॉप पर चला जाए, नहीं, उसने एक बुक कीपिंग का कोर्स किया और उस कोर्स में उसे बताया गया, तरीके बताए गए, टेक्निक्स बताई गई कि वो और ज़्यादा सेल्स कैसे बढ़ा सकता है। तो उसने काफ़ी लोगों के साथ मिलजुल कर काफ़ी पॉइंट्स इकट्ठे किए, यानी लोगों के साथ मिलजुल कर उसने क्या कहा ताजरों के साथ कि उसने बुक्स उनसे महीने के तौर पर अपने पास रखेगा। यानी ये सब कुछ उसके पास कहाँ से हुआ, यानी जब उसने कोर्स किया तो उसे टेक्निक्स बताई गई, तो उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों से मिलजुल कर ये करना शुरू कर दिया और उस कोर्स में उसे टेक्निक्स वगैरह बताई गई कि कैसे वो अपनी सेल्स को बढ़ा सकता है। तो उसने बुक कीपर के साथ मिलकर महीने यानी माहाना तौर पर उनकी किताबें अपने पास रखी और उसके बाद उसने घरों में जाकर उनको बेचना शुरू कर दिया, डिलीवरी करनी शुरू कर दी। अब उसके पास मुकम्मल तौर पर एक गाड़ी है जिसमें वो मुकम्मल तौर पर बहुत ज़्यादा बुक्स रखता है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर लेता है और यानी कि वो माल भी बुक्स भी किसी और से उठाता है और डिलीवरी तक पहुंचाता है और सेल्स मैनी का काम भी खुद करता है। तब उसे बुक्स भी अपने पास रखने का किराया भी मिल जाता है, डिलीवरी के चार्ज भी मिल जाते हैं और वो आगे जितने की बेचना चाहे वो भी बिक जाती है। तो ये सारी टेक्निक उसके माइंड में कहाँ से आई, जब उसने वो एक कोर्स किया। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी काम में महारत हासिल करते हैं, अब आप उस चीज़ का नया और जदीद कोर्स करें। जब आप कोर्स करते हैं तो आपको और ज़्यादा टेक्निक्स बताई जाती हैं और ज़्यादा तरीके बताए जाते हैं सेल्स करने के। तो आपकी जो पुराने तरीके होते हैं वो आपको कम कमाने के काबिल बनाते हैं और जो आप नए तरीके सीखते हैं, नए आइडिया सीखते हैं, नई टेक्निक सीखते हैं, नए फार्मूले सीखते हैं, तब आप कामयाबी के रास्ते पर जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा पाते हैं। इसी को कहते हैं खसूसी इल्म। तखय्युल वो अजज़ात है यानी ख्यालात वो अज्जा हैं जो इस मुनफरिद और कामयाब कारोबार में चले गए। पिछले साल इस कारोबार के मालिक ने इस ताजर के मुकाबले में तकरीबन 10 गुना ज़्यादा पैसा कमाया, यानी वो जिसके पास वो पैसे बुक्स वगैरह खरीदता था उससे 10 गुना ज़्यादा उसने पैसा कमाया जिसके लिए वो काम करता था। जब डिप्रेशन ने इसे आर्ज़ी मुसीबत पर मजबूर कर दिया जो एक नेमत साबित हुआ, यानी वो नेमत एक कोर्स साबित हुआ। इस कामयाब कारोबार का आगाज़ एक आइडिया था। फिर वो कहते हैं जैसा कि मुझे बेरोजगार सेल्समैन को ये ख्याल फराहम करने का एजाज़ हासिल था, अब मैं एक और ख्याल तजवीज़ करने का एजाज़ रखता हूँ जिसके अंदर से इससे भी ज़्यादा आमदनी का इम्कान है। इसके अलावा हज़ारों लोगों को मुफीद खिदमत फराहम करने का इम्कान है जिन्हें इस खिदमत की शदीद ज़रूरत है। ये ख्याल सेल्समैन ने तजवीज़ किया था जिसने फ़रोख्त छोड़ दी और थोक की बुनियाद पर किताबें रखने का कारोबार में चला गया। जब इस मनसूबे को इनकी बेरोज़गारी के मसले के हल के तौर पर तजवीज़ किया गया था तो उन्होंने जल्दी से कहा मुझे यह ख्याल पसंद है लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इसे नकद रकम में कैसे तब्दील किया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने शिकायत की कि वो बुक कीपिंग के अमल को इल्म को हासिल करने के बाद इसे मार्केट नहीं करना जानते थे, मतलब उनके पास पैसा नहीं था। लिहाजा इससे एक और मसला पैदा हुआ जिसे हल करना था। एक नौजवान खातून टाइपिस्ट की मदद से हाथ से ख़त लिखने में होशियार और जो कहानी को यकजा कर सकती थी, एक बहुत ही पुरकशिश किताब तैयार की गई जिसमें किताब रखने के लिए नए निज़ाम के फ़ायदे बयान किए गए। सफ़हात को अच्छी तरह टाइप किया गया था और एक आम स्क्रैप बुक में चस्पा किया गया जिसे खामोश सेल्समैन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जिसके साथ कहानी इस नए कारोबार को इतने मौसर तरीके से बताया गया था कि इसके मालिक के पास जल्द ही इससे कहीं ज़्यादा अकाउंट्स थे जो वो संभाल सकता था। फिर वो कहते हैं जब मनसूबाबंदी की किताब मुकम्मल हो चुकी थी तो इसमें तकरीबन 50 सफ़हात पर मुश्तमिल खूबसूरत
टाइप की गई मुनासिब तरीके से मुनज़्ज़म मालूमात थी, जिसमें इनके बेटे को मकामी सलाहियत, स्कूली तालीम, ज़ाती तजर्बात और बहुत सारी दीगर मालूमात की कहानी बयान की गई थी। प्लान बुक में इनके बेटे की मतलूबा पोजीशन की मुकम्मल वजाहत भी शामिल थी। इसके साथ साथ इस पोजीशन को भरने के लिए वो किस मनसूबे का इस्तेमाल करेगा, इसकी हैरत अंगेज लफ्जी तस्वीर भी शामिल थी। प्लान बुक की तैयारी के लिए कई हफ्तों की मेहनत दरकार थी। इस दौरान इसके खालिक ने अपने बेटे को तकरीबन रोज़ाना पब्लिक लाइब्रेरी में भेजा ताकि इसकी खिदमात को बेहतरीन फ़ायदे के लिए फ़रोख्त करने के लिए दरकार डाटा हासिल किया जा सके। इसने इसे अपने मुतवक्का आजर के तमाम हरीफों के पास भी भेजा और इनसे इनके कारोबारी तरीकों के बारे में अहम मालूमात हासिल की, जो इस मनसूबे की तश्कील में बहुत अहमियत की हामिल थी, जिसे वो अपने मतलूबा अहदे को पुर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। जब मनसूबा मुकम्मल हो चुका तो इसमें मुमकिन आजर के इस्तेमाल और फ़ायदे के लिए निसफ दर्जन से ज़्यादा बहुत उम्दा तजावीज़ शामिल थीं। इसमें वो अपने बेटे की कहानी के बारे में बताता है कि जब अपने बेटे की कहानी वो लिखता है, वो कैसे लिखेगा। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप जिस प्रोफेशन में हैं, जिस चीज़ के बारे में आप महारत रखते हैं, आप उसके बिल्कुल महारत रखने वाले जो सबसे टॉप पर बैठे हुए हैं उनके पास जाएं, उनसे बात करें, उनसे गपशप करें, उनसे तरीके लें, उनसे टेक्निक्स पूछें कि आप कामयाब कैसे हुए, आपने इतना पैसा कैसे कमाया। तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने इतना पैसा कैसे कमाया, कौन सा तरीका इख्तियार किया। बस हमें कमी किस चीज़ की होती है कि हम जाकर पूछते नहीं हैं, हमें अकड़ इतनी होती है, हम अपनी अना में इतना आ जाते हैं, लो जी मैं जाऊं इससे पूछने के लिए, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। फिर आप अपनी अकड़ को अपने पास रखें, अपनी अना को अपने पास रखें, फिर कामयाबी आपके कदम नहीं चूम सकेगी। तो किसी की ज़ुबान के हिलने से अगर आपका काम बन जाता है तो आप उससे जाकर पूछ सकते हैं। तो सबसे अगर आपने पहला पार्ट सुना है थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचिए और अमीर हो जाइए, इसका पहला पार्ट, उसमें मैंने एक बड़ी कमाल की बात बताई थी कि पहल करना सीखें, पूछना सीखें, सवाल करना सीखें, पेशकश करना सीखें। जब आपको ये करना आ जाता है तो आप 50% तक कामयाबी के रास्ते पर जा सकते होते हैं। तो वो यही कहते हैं कि जब मैंने ये किताब लिखी और इसे शाया करने के लिए आगे जाने वाला था, तो मैंने पूरे 1 महीने तक अपने बेटे को साथ लेकर उन ताजरों के पास गया, ताजर यानी आजर, उन लोगों के पास गया जो इसमें महारत हासिल करते थे, जिनकी बहुत ज़्यादा किताबें सेल हो रही थी। मुझे मुश्किल पेश हुई उनसे मिलने में, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, उनसे मिलता जुलता रहा, उनसे टेक्निक सीखता रहा, उनसे फ़ायदे सीखता रहा, उनसे फार्मूले सीखता रहा और उसके बाद मैं खुद भी उस पर अमल करना शुरू कर दिया। अब आगे कहते हैं, कोई ये पूछने पर माइल हो सकता है नौकरी हासिल करने के लिए इस सारी परेशानी में क्यों जाते हैं। इसका जवाब सीधे नुक्ते की तरफ है, ये ड्रामाई भी है, यानी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि ये एक से मुतल्लिक है। कैसे? वो मौजू जो लाखों मर्दों और औरतों के साथ एक अलमिये के तनासिब को फ़र्ज करता है, जिसकी आमदनी का वाहिद ज़रिया ज़ाती खिदमात हैं। इसका जवाब ये है, अच्छा काम करना कभी भी परेशानी नहीं है। इस खातून ने अपने बेटे के फ़ायदे के लिए जो मनसूबा तैयार किया था, इसे वो नौकरी हासिल करने में मदद मिली, जिसके लिए इसने पहले इंटरव्यू में खुद तयशुदा उस खातून ने अपने बेटे के फ़ायदे के लिए जो मनसूबा तैयार किया था, इससे वो इसे नौकरी हासिल करने में मदद मिली, जिसके लिए इसने पहले इंटरव्यू में खुद तयशुदा तनख्वाह पर दरख्वास्त दी थी। इसके अलावा ये और भी अहम है, इस पोजीशन के लिए नौजवान को निचले हिस्से से शुरू करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने एक जूनियर एग्जीक्यूटिव की हैसियत से शुरुआत की। एग्जीक्यूटिव की तनख्वाह पर इतनी मुसीबत में क्यों जा रहे हो, आप पूछते हैं। ठीक है, एक बात तो ये है कि इस नौजवान की इस ओहदे के लिए दी गई दरख्वास्त की मनसूबाबंदी प्रेजेंटेशन में कम अज़ कम 10 साल का वक़्त ज़ाया हो गया, जहाँ से इसने शुरुआत की थी। अगर इसने निचली सतह पर शुरुआत की होती और ऊपर की तरफ काम किया होता, नीचे से शुरू करने और ऊपर जाने के लिए काम करने का यह ख्याल दुरुस्त लग सकता है, लेकिन इस पर सबसे बड़ा एतराज़ ये है, बहुत से लोग जो नीचे से शुरू करते हैं वो कभी भी अपने सर को इतना ऊंचा करने में कामयाब नहीं होते, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के ज़रिए देखा जा सकता है, लिहाजा वो नीचे रहते हैं। ये भी याद रखना चाहिए कि नीचे से नुक्ता नज़र इतना रोशन या हौसला अफ़ज़ा नहीं है, इसमें अज़ाइम को ख़त्म करने का रुझान है। हम इसे रट में पढ़ना कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम अपनी किस्मत को कबूल करते हैं। अपनी किस्मत को कबूल करना एक अच्छी बात है, लेकिन अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ना, आगे की सोच रखना और ज़्यादा तरक्की करना, ये एक चीज़ होती है जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। यही एक आदत है जो आखिरकार इतनी मजबूत हो जाती है कि हम इसे फेंकने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। और ये एक और वजह है कि ये नीचे से ऊपर या 1 या 2 कदम ऊपर शुरू करने के लिए अदायगी करता है। ऐसा करने से इर्द गिर्द देखने और ये देखने की आदत पैदा होती है कि दूसरे किस तरह आगे बढ़ते हैं, मौके को देखने और बगैर किसी हिचकिचाहट के इसे अगले यानी गले लगाने की आदत पैदा होती है। डैन हेल्पन इस बात की एक शानदार मिसाल है कि मेरा क्या मतलब है। अपने कॉलेज के दिनों के दौरान वो मशहूर 1930 की नेशनल चैंपियनशिप नोटर डैम फुटबॉल टीम के मैनेजर थे, जब ये आनजहानी नोटे रोकन की हिदायत के तहत था।
शायद वो अजीम फुटबॉल कोच से मुतासिर थे कि वो आला अहदाफ हासिल करें और नाकामी के लिए आर्जी शिकस्त की गलती ना करें। बिल्कुल इसी तरह जैसे अजीम सनती रहनुमा एंड्रयू कार्नेगी ने अपने नौजवान कारोबारी लेफ्टिनेंटों को अपने लिए आला अहदाफ यानी बहुत ही ज़्यादा हदफ मंसूबे बनाकर मकसद बनाकर मुकर्रर करके दिए थे। बहरहाल नौजवान हेल्पर ने एक इंतहाई नासाजगार वक़्त में कॉलेज की तालीम मुकम्मल की जब डिप्रेशन ने मुलाजमतों को नायाब बना दिया था। लिहाजा सरमायाकारी, बैंककारों और मोशन पिक्चर में इजाफे के दौरान उन्होंने एक मुमकिन मुस्तकबिल के साथ पहला आगाज़ किया, कमीशन की बुनियाद पर बरकी समात के आलात फरोख्त करना। कोई भी इस तरह के काम से शुरू कर सकता है और हेल्पन जानता था आईटी, लेकिन ये इसके लिए मौके के दरवाजे खोलने के लिए काफ़ी था। तकरीबन 2 साल तक वो अपनी पसंद के मुताबिक काम करते रहे और अगर उन्होंने अपने अदम इत्मीनान के बारे में कुछ नहीं किया होता तो वो कभी भी इस नौकरी से ऊपर नहीं उठते। मतलब वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो फुटबॉल का बहुत कमाल का प्लेयर था, लेकिन वो बहुत बार हारा भी। अब क्या वो पहले दिन से ही गोल करना शुरू कर दिया था? नहीं, हज़ारों बार वो चूका था, हज़ारों बार उसने नाकामी का सामना किया था, हज़ारों बार कितने ही गोल उसने ऐसे किए थे जो नहीं हुए थे। तो क्या उसने हिम्मत हार दी? क्या उसने वो सब कुछ करना छोड़ दिया, अपनी कोशिश छोड़ दी? नहीं, वो लगा रहा, कामयाबी के रास्ते पर लगा रहा कि मैं और ज़्यादा कामयाब हो सकता हूँ, और ज़्यादा बढ़ सकता हूँ, और ज़्यादा तरक्की कर सकता हूँ। और एक दिन उसकी कोशिशें फल भी ले आईं और उसे कामयाबी के रास्ते पर इतना बड़ा कामयाब बिजनेसमैन भी बना दिया। अब इसमें वो यही पॉइंट बताना चाह रहे हैं कि जो लोग इस तजवीज़ में पोशीदा मौके को देख रहे हैं, छुपे हुए मौक़ों को देख रहे हैं, इन्हें मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के बाब में काबिल कदर मदद मिलेगी। मतलब इसमें मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी हमने करनी है। इत्तफ़ाक़ से ज़ाती खिदमात के एक मौसर ताजिर को अपनी खिदमात बढ़ती हुई तलब मिलेगी, जहाँ मर्द और ख़वातीन हैं जो अपनी खिदमात के लिए बेहतर मार्केटों की तलाश करते हैं। मास्टर माइंड के असूलों को लागू करके मुनासिब सलाहियतों के साथ कुछ लोग इत्तेहाद तश्कील दे सकते हैं और बहुत तेज़ी से अदायगी का कारोबार कर सकते हैं। मतलब यही मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ किसी एक को मुनसफ़ाना मुसन्निफ़ होने की ज़रूरत होगी जिसमें इश्तिहारात और फ़रोग़्त करने का शौक़ हो, टाइपिंग और हैंड राइटिंग में आसान हो और एक फ़र्स्ट क्लास बिजनेस गियर होना चाहिए जो दुनिया को सर्विस के बारे में बताए। अगर एक शख्स के पास ये तमाम सलाहियतें हों तो वो अकेले कारोबार जारी रख सकता है, यहाँ तक कि वो इससे आगे तक निकल जा सकता है। अब इसमें वो यही कहते हैं, कहानी के बारे में यही बताते हैं। अब जितने भी आइडियाज़ हमने सीखे हैं या सुने हैं, इन तमाम आइडियाज़ के पीछे ख़ुसूसी इल्म है। बदकिस्मती से इन लोगों के लिए जो दौलत को कसरत से नहीं पाते हैं, ख़ुसूसी इल्म यानी आम इल्म वो लेते हैं और ख़ुसूसी इल्म आइडियाज़ के मुकाबले में बहुत कम हिस्सा लेते हैं। तो अगर आप कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं तो ख़ुसूसी इल्म, आइडियाज़, सर्विसेज, टेक्निक्स इन ज़्यादा वाफिर और ज़्यादा आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस हकीकत की वजह से मर्दों और औरतों को अपनी ज़ाती खिदमात को फ़ायदेमंद तरीके से फ़रोग़्त करने में मदद करने की सलाहियत रखने वाले शख्स के लिए एक बहुत कमाल का मुतालबा और मुसलसल बढ़ता हुआ मौका है। अच्छा इंसान वही है, कामयाब इंसान वही है जो अच्छे मौके को हाथ से नहीं गंवाता। सलाहियत का मतलब तख़य्युल है, यानी विजन है, ख़यालात हैं, एक मेयार जो ख़ुसूसी इल्म को आइडियाज़ के साथ जोड़ने के लिए ज़रूरी है, मुनज़्ज़म मनसूबों की शक्ल में जो दौलत पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आपके पास तख़य्युल है, आप ख़यालात कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, तो ये आने वाला जो नेक्स्ट बाब है आपको एक ऐसा ख्याल पेश कर सकता है जो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक दौलत के आगाज़ के तौर पर काम करने के लिए काफ़ी है। याद रखें, IDA अहम चीज़ है, ख़ुसूसी इल्म किसी भी कोने के आसपास पाया जा सकता है। तो आज हमने 2 बाब मुकम्मल किए हैं, चौथा और 5वां। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम दौलत की तरफ 5वें कदम की तरफ जाएंगे और चैप्टर नंबर 6 की तरफ, जिसका नाम है तख़य्युल। तो अगर क्या 100% आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस लाजमी करना है, दूसरों के साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। कमेंट में लाजमी पढ़ता भी हूँ और कभी कभी उसके जवाब भी देता हूँ अगर आपके सवालात सही होते हैं तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ, अगर आप कोई मुझसे सवाल पूछना चाहें कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, छोटी सी वीडियो, शॉर्ट वीडियो या 10 मिनट की या 5 मिनट की, वो भी आप मुझे आइडियाज़ दे सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश भी करूँगा 100%। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।